अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ शाइस्ता रज़ा सिटी एट 10 के साथ। अगर देखा जाए दिन का आगाज़ करते हैं हम हमेशा एक नई बात के साथ, एक अच्छी चीज़ के साथ, लेकिन सुबह सुबह जब आप अपने कामों पर निकलते हैं तो हमेशा आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, स्पेशली अगर आप कराची शहर में रहते हैं और ट्रैफिक का मसला जो है बहुत संगीन है। तो रमशा जो कि प्रोग्राम की ज़िम्मेदारियाँ संभालती हैं, शी इज़ इन ट्रैफिक एंड वी होप कि वो जल्दी जो है वो हम तक पहुँच जाएंगी, स्टूडियो आ जाएंगी वो। अगर बात करें हम ओवरऑल डे की, हम हमेशा ये देखते हैं कि ज़िंदगी में जब भी हम आगे बढ़ते हैं अपनी किसी नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, हम सोचकर कुछ निकलते हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो सिचुएशन जो है वो बड़ी डिफरेंट हो जाती है हमारे लिए। तो ज़रूरी ये होता है कि उस सिचुएशन के साथ आप कोप अप करें ताकि उसी सिचुएशन में ढलने की कोशिश करें, और जैसे जैसे आप उस सिचुएशन में ढलेंगे वैसे वैसे आपके लिए आसानियाँ होती जाएंगी। वरना वो कहते हैं ना हम कि जब हम ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं, एक ही हर्डल हमारे सामने आता है, तो हम अगर थक के बैठ जाएँ, परेशान होकर बैठ जाएँ, तो हमारे लिए जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो मज़ीद क्रिएट हो जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो है वो एक नेगेटिविटी जो है वो आ जाती है। तो हम लोग जो है वो प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़। अगर हम देखें तो हमारा जो पैटर्न है वो यही रहा है कि हम जो है वो टॉप 10 स्टोरीज़ करेंगे जो एक बड़ी स्टोरीज़ रही हैं, लेकिन उससे पहले जो है हमारे पास एक स्टोरी होती है बताने के लिए। पहले हम देखते थे कि माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को बहुत सी ऐसी कहानियाँ सुनाते थे जिनके आखिर में जो है वो कोई ना कोई सबक आमूज़ बात होती थी, कोई ऐसी बात होती थी जिससे बच्चों को जो है वो कुछ अच्छा सीखने का मौका मिलता था। तो अगर आज की स्टोरी की बात की जाए तो आज की स्टोरी भी एक कुछ ऐसी ही है। स्टोरी का आगाज़ करते हैं जी। एक बूढ़ा आदमी था और उसका एक बेटा था। वो दोनों सफ़र कर रहे थे, चलते चलते उन्हें रात हो गई, और जब रात हो गई तो उन्होंने देखा कि खेतों के दरमियान उन्हें एक बहुत ही छोटा सा घर नज़र आया। तो उन्होंने सोचा कि हम यहाँ चलते हैं। उनको एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर हम रुकेंगे, हमारा रुकने का भी इंतज़ाम हो जाएगा और सुबह जो है वो हम सफ़र पर दोबारा रवाना हो जाएंगे। वो जैसे ही उस छोटे से घर के करीब जाते हैं तो उनको इसके इर्द गिर्द नज़र आता है कि बहुत बड़े बड़े खेत वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं, और लेकिन मसला ये है कि वो जो खेत हैं वो वीरान हैं। उस तरीके से उसको उन खेतों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन पर जो है वो कई अरसे से किसी ने हल नहीं चलाया, लेकिन इस वजह से जो है वो बिल्कुल ही वीरान पड़े हुए हैं। वो उस घर में जाते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पर एक शख्स मौजूद होता है। वो उन दोनों के लिए खाने का भी इंतज़ाम करता है, उनके रहने का भी इंतज़ाम करता है, और वो दोनों जो है वहाँ पर अपनी रात गुजार रहे होते हैं। और जैसी रात होती है वो उनसे पूछते भी हैं। वो जो बूढ़ा शख्स होता है वो उस घर में रहने वाले से पूछता है कि भाई आप लोग किस तरीके से जो है वो अपना गुजर बसर करते हैं, क्योंकि उनके घर की अगर हालत देखी जाए तो काफ़ी खस्ता हाली का शिकार होता है वो घर, और साफ़ नज़र आ रहा होता है कि इस घर में जो है वो गुर्बत के डेरे हैं। तो जिस शख्स का वो घर होता है, वो शख्स कहता है कि हमारा गुजर बसर इस तरीके से होता है कि हमारे घर में एक भैंस मौजूद है जो कि दूध देती है सुबह शाम, और हम ये करते हैं कि एक टाइम का दूध हम पी लेते हैं, दूसरे टाइम का दूध जो है वो हम बेच देते हैं, और इस तरीके से हम लोग जो है वो गुजर बसर कर रहे हैं। जैसे ही रात होती है वो बूढ़ा शख्स निकलता है, चुपके से उस भैंस को खोलता है और वो जाकर उसको पहाड़ों पर ले जाकर भैंस को गिरा देता है, और उसके बाद वो बूढ़ा बाप और बेटा दोनों अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। कुछ अर्सा गुजरता है, जब बेटा उनका जवान हो जाता है वो दोबारा उस इलाके से गुजरता है, और जब वो दोबारा उस इलाके से गुजरता है तो उसके दिल में ये बात होती है, उसके दिल में ये दुख अफसोस होता है कि मतलब कुछ अर्सा पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो हमने जो है वो इस तरह की एक हरकत की थी कि हमने एक बेचारे गरीब की जो है वो भैंस गिरा दी थी, जिसकी वजह से, और उसके बाद हम अपने सफ़र पर निकल पड़े थे। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वो जो उजड़े हुए खेत उसको नज़र आ रहे थे, उस जगह पर अब उसको जो है वो एक आलीशान बाग नज़र आ रहा है। टूटे फूटे घर की जगह एक बहुत ही आलीशान घर उसको नज़र आ रहा होता है, और वो जो खेत जो उसको वीरान नज़र आ रहे थे वो भी उसको हरे भरे नज़र आ रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वो लड़का है वो जाकर उस घर के मालिक से मिलता है, और जब वो उस घर के मालिक से मिलता है तो उससे पूछता है कि जिसकी भैंस हम लोगों ने गिरा दी थी वो शख्स किस हाल में है। इस लड़के ने इस आदमी से पूछा कि तुम लोगों के हालात आखिर कैसे बदले, क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक तो हमने देखा था हालात बहुत ख़राब थे, आप इतने अमीर कैसे हो गए। तो उसने बताया कि भैंस चोरी होने के बाद कुछ दिन तक तो हमें समझ ही नहीं आया कि हम क्या करें क्या ना करें, क्योंकि हमारा तो अगर देखा जाए गुजर बसर करने का जो ज़रिया था वो सिर्फ वो एक भैंस ही थी। तो हमने काफ़ी सोचा कि हमने क्या करना है, लेकिन ज़िंदा तो रहना था, कुछ ना कुछ तो हमें करना था। तो हमने इन खेतों में हल चलाना शुरू कर दिया। घर का सामान बेच कर, कुछ थोड़ा बहुत बेच खरीद कर हमने जो है खेतों में बो दिए। जितने भी बीज थे हमने जो भी घर में बेचा उसके हमने बीज खरीदे, और बीज खरीद कर हमने उस खेत के अंदर बो दिए, और उसके साथ उसकी देखभाल भी शुरू कर दी। देखभाल की, और उसके बाद हमने देखा कि इस फसल को
बेचकर अपना कर्ज उतारा और जितना भी कर्ज उन्होंने लिया था उस खेत को हरा भरा करने के लिए वो उन्होंने जैसे ही उनकी फसल तैयार हुई उन्होंने वो बीज निकाले, उन्होंने वो फसल जो है वो जाके उन्होंने बेच दी और उसके बाद उन्होंने देखा कि वो जो खेत है वो उससे भी एक अच्छा, बहुत अच्छा बाग बन गया है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा खुशहाल हो गए। तो उस शख्स ने बताया कि अब मैं मेहनत करता हूँ, अब मैं खेती बाड़ी करता हूँ, तो जैसे जैसे मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो हमारे हालात जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं। फलों का को ये बाग भी मेरा है और ये जो हमने देखा है कि बूढ़ा शख्स जो है जिसने हमारी भैंस चुराई थी और वो हमारी भैंस नहीं चराता तो हमारे कभी भी हालात नहीं बदलते। मतलब इस थॉट प्रोसेस के साथ कि वो जो भैंस जो है कुछ अर्सा पहले तक एक किसी शख्स ने जो है वो हमारी चोरी कर ली थी, अगर वो शख्स वो भैंस चोरी नहीं करता तो फिर जो है आज हमारे हालात नहीं बदलते। अगर इस पूरी कहानी को हम गौर करें तो हम देखते हैं कि हर नाकाम आदमी की ज़िंदगी में कोई ना कोई भैंस ज़रूर होती है, किसी ना किसी सूरत में वो भैंस मौजूद होती है जो इसकी कामयाबी का रास्ता रोक के रखती है। इसलिए उसूल यही है कि हमें उस भैंस को पहाड़ से धक्का देकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और हमने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखना है। यही बात अगर हम करें तो हम देखते हैं अक्सर, जैसे मैं पहले भी बात करी थी, कि हम देखते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में ये सोचा हुआ है, हमारा इन चीज़ों से गुजारा हो रहा है अच्छा, तो हम कहते हैं कि बस ठीक है यही हम करते रहते हैं। वो जो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, अक्सर हमें यही कहा जाता है कि अपने कंफर्ट जोन से आपने बाहर निकलना है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे आप तब्दील जो है वो बिल्कुल नहीं होंगे। अगर अब बात करें हम अपनी टॉप 10 स्टोरीज़ की, हमारे पास मुख्तलिफ स्टोरीज़ हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि मैट्रिक के जो है वो सालाना इम्तिहानात का आज से आगाज़ हो गया है जिसमें 3,65,102 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आगाज़ तो हर साल ही होता है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस दफ़ा हमें देखने को मिली। बहुत सारी ऐसी आप कह लें कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ रहे, कभी जो है वो हमें स्टूडेंट्स को जो है वो बोर्डिंग पास नहीं मिला, कभी जो है वो उनके साथ साथ उनको बोर्डिंग पास गलत कह दिया मैंने, उनको एडमिट कार्ड नहीं मिला। इसके साथ साथ जो है बहुत सारी चीज़ें हुई कि बच्चों को जो है वो यही नहीं पता कि उनकी फैकल्टी कौन सी है, जेंडर चेंज कर दिए, बहुत सारे मसाइल थे। इस पर हम आज के प्रोग्राम में लाजमी बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर देखें तो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से जो है एक अहसन इकदाम उठाया गया। प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए सूबाई सतह पर कानून साजी का फैसला कर लिया गया है। बहुत अच्छी बात है। अक्सर हम सुनते हैं कि फैसला कर लिया गया है कि प्लास्टिक की थैलियों पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है, लेकिन हमें कराची शहर में जगह जगह प्लास्टिक नज़र आता है। बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे शहर भी हैं जहाँ से प्लास्टिक का खात्मा हो गया, लेकिन कराची उनमें से अभी नहीं है। तो मुर्तज़ा वहाब की जानिब से जो है ये एक अहसन इकदाम किया गया है, इस पर भी बात करेंगे। माली साल 2024 से 2025 के लिए हुकूमत सिंध की तैयारियां जो है वो तेज़ हो गई हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से आइंदा बजट के लिए मुशावरत तेज़ कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो है वो उनकी क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से जो है वो आवाम को रिलीफ देने का सोचा जा रहा है, किस तरीके से आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, बजट किस तरीके से बनेगा, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ सिंध के तमाम सरकारी जामियात माली बहरान का शिकार हैं। ये आज का मसला नहीं है, बहुत ही पुराना मसला है हमारा कि सिंध सरकार ने तमाम जामियात के वाइस चांसलर्स के तमाम अलाउंसेस ख़त्म कर दिए हैं। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद ये हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। बहुत से ऐसी जो है आप कह लें अलाउंसेस हैं जो ख़त्म होने की बहुत अशद ज़रूरत थी, और कराची में जो है वो जिस भी आप बड़ी किसी जामिया की बात कर लें हम देखते हैं कि ये वाले मसाइल दरपेश होते हैं। माली बहरान का शदीद जो है वो सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर आगे बात करें, मज़ीद ख़बरों की तरफ बढ़ें तो कराची में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह हो गया है। कल भी हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे, स्मार्ट कार्ड था। आज जो है वो एक नई खबर है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसको देखकर लगता है कि जहाँ पर नेगेटिविटी है वहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी है। और अगर इसी तरीके से काम होता रहे तो कराची वो वक्त दूर नहीं है कि किसी यूरोप के शहर जैसा हमें बनता हुआ नज़र आएगा। साथ ही साथ शहर कायद का सबसे बड़ा मसला वो है पब्लिक पार्क्स और पार्किंग फ़ीस वसूल करने के केस में डीजी पार्क समेत दीगर को जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है। कराची में हम देखते हैं कि पार्किंग माफिया बहुत सरगर्म है और ये अभी से नहीं, काफ़ी अर्सा हो गया है। हमेशा जो है वो इशू को जो है वो रेस किया जाता है, लेकिन कोई ऐसा हमें जो है वो इसका पायदार हल जो है वो अभी तक मिला नहीं है। तो देखना ये है कि क्या पार्क्स को लेकर, पार्किंग फ़ीस को लेकर क्या जो है वो जारी किया गया है और क्या होने वाला है, कुछ बेहतरी आएगी या नहीं आएगी। कराची के शहरियों का देरीना मसला हल होने के करीब। कराची शहर के वैसे तो बहुत ही देरीना मसाइल हैं, लेकिन एक देरीना मसला है जो हल होने के करीब है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी साहब ने जो है वो कराची के अवाम को एक बड़ी खुशखबरी सुना दी है।
उनका कहना है कि उम्मीद है कि अगले साल तक मलीर एक्सप्रेस का एक फ़ेज़ मुकम्मल हो जाएगा और कराची शहर में मुस्तकिल कई बरसों से काम हम जो है वो हो रहा है और काम कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं। कराची में ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम जो है वो हमें बहुत बेहतर तरीके से नज़र आ रहा है, लेकिन अब देखना ये है कि मलीर एक्सप्रेस वे बनता है, क्योंकि काफ़ी लोगों की जो है वो मलीर एक्सप्रेस वे पर नज़र भी है कि ये कंप्लीट होता है तो लोगों को एक और जो है वो मुतबादल रास्ता मिल जाएगा, ताकि वो कराची की जो ट्रैफिक है, मेन शहर की जो ट्रैफिक है, उससे वो बचकर जो है बाहर जो है वो कराची से निकल सकें। साथ ही साथ अगर बात करें सरकारी अस्पतालों की, तो जिना अस्पताल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान बढ़ने लगा। अस्पताल की इमरजेंसी ड्रिप स्टैंड नायाब हो गए हैं। मरीज़ की तीमारदार ड्रिप हाथों में उठाकर खड़े रहने पर मजबूर हैं। इस तरह की बहुत सी वीडियोस हैं, बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं वो हमें नज़र आ रही होती हैं और हम लोग जो है वो देख रहे होते हैं। स्टूडियो में जो है वो हमारे साथ बहुत से लोग स्टूडियो में हमारे साथ हमारे 2 सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी आगाज़ करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से जो है वो सिचुएशन बेहतर हो सकती है। थैंक यू सो वेरी मच। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक है, A1 है। A1 है। सो तो नहीं गए आप लोग? नहीं तो कहानी सुन रहे थे। कहानी तो रात में अम्मी सुनाती थी तो सो ही जाते थे वैसे। नहीं तो आप मतलब ठीक लेकिन है। मैं ये सोच रहा था कि मैं मिराज भाई से और आपसे पूछूं, तो आपकी ज़िंदगी में कोई भैंस है जिसकी हाँ, मैं भी यही पूछने वाली थी कि आपकी हमने तो हमेशा ये सुना है कि किसी भी इंसान की कामयाबी के पीछे एक खातून का हाथ होता है, ठीक है, लेकिन आपने आज ये बताया कि इसमें भैंस का भी हाथ हो सकता है। भैंस का भी किरदार, ये तो बड़ा खतरनाक मामला है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप बताइए सब, कोई ज़िंदगी में कभी ऐसे कोई हर्डल आया है जिसकी वजह से आप अपनी जो तरक्की की जो एक मंजिल की तरफ जाने वाला जो आपकी स्पीड होती है उसको स्लो डाउन आप थोड़ा सा कर देते हैं? देखिए, हमेशा से ऐसे हालात आपके साथ फेसेस में आते रहते हैं। ये नहीं है कि ये एक दफ़ा आया और फिर आदमी निकल गया, लेकिन सबके साथ अलग अलग मसाइल आते हैं। बिल्कुल हुआ है, ऐसे भी हुआ है कि जब सोचते थे कि ये कर लेते तो शायद इस तरीके से वो हो जाता और बूम आ जाता और कहीं बहुत आगे निकल जाते, लेकिन सबके साथ होता है ये। ऐसा अक्सर ऐसा होता है ना यार, सब लोग कह रहे होते हैं कि वो दादा अगर वो वाली हाईवे वाली ज़मीन ले लेते तो आज जो है वो हम कहीं और होते, पाकिस्तान की ट्रेन पर चढ़ने के बजाय यूरोप की ट्रेन पर चढ़ जाते तो हालात बेहतर होते। मतलब ये जो भैंस है ना, हमारी सोच भी होती है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले अगर टॉप स्टोरी की बात की जाए तो आज से जो है वो हम देख रहे हैं कि मैट्रिक बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो अब पेपर भी देने जाएंगे। आज उनका पहला पेपर भी होगा, लेकिन उससे पहले जो हमने प्रॉब्लम्स देखी हैं, जिस तरीके से बच्चों को जो है वो रुलाया गया है, बच्चों के पेरेंट्स को रुलाया गया है, और बिल्कुल 11th आवर पर जो है वो उनको रजिस्टर किया जाना, उनको एडमिट कार्ड्स दिए जाना, ये आप मुझे बताएं क्या समझते हैं, किसकी लैकिंग है ये? देखें, इसके अंदर बहुत सारे अमाविल शामिल हैं। एक तो अगर आप बोर्ड ऑफिस वालों की बात सुने तो वो कहते हैं जो सबसे अहम इस वक्त मसला पता है आपको, कि जिस पे किसी ने निशानदेही नहीं की। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा वजह है, ये जो डिले प्रोसेस होता है जिसमें पेरेंट्स और बच्चे, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, वो परेशान होते हैं। प्राइवेट स्कूल्स वालों के पास वो आपके एडमिट कार्ड वो लोग जमा कराते हैं, उसके बाद वो उन्हीं के स्कूल्स में उनके प्राइवेट जो है वो आ जाते हैं, और स्कूल वाले बोलते हैं कि अभी मई, जून, जुलाई की आप फीस जमा कराएंगे तो आपको एडमिट कार्ड इम्तिहान में बैठने दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी वजह होती है। प्राइवेट सेक्टर में बच्चे और पेरेंट्स जो परेशान होते हैं वो डायरेक्ट बोर्ड ऑफिस जाते हैं और कहते हैं कि हमें एडमिट कार्ड शायद यहाँ से मिल जाएगा। ये भी एक एक्सपेक्ट है इसके पीछे, कि जिसके अंदर वो बच्चे जो फीसेस नहीं अदा कर सकते और प्राइवेट स्कूल्स उसके अंदर अपनी इजादारी दिखाते हैं कि आप हमें पैसे देंगे जून जुलाई के आगे 2 महीने के, तो हम आपको एडमिट कार्ड देंगे। ऐसा भी हमने सुना है और देखा है, ये होता है इसी माशरे के अंदर। जहाँ तक उनकी भी नाअहली है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट रह गए हैं उनको देने के लिए। किसी को इन्होंने कोशिश भी की कि ऑनलाइन, इस दफ़ा प्रैक्टिस थी, जो ऑनलाइन जमा कराएं ऑनलाइन निकाल लें, लेकिन क्या करें, इसी माशरे में ये हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, वो आज तक जू की तू है ये वो मसाइल। मतलब दुनिया, हम भी चांद पे चले गए अब तो, लेकिन हमारे ये अब हम ये नहीं कह सकते ना कि हम दुनिया चांद पर चली गई। अब तो छोटा सा एक तैयारा हमने भी भेज दिया, हम भी चले गए अब तो चांद पे, लेकिन हमारे मसाइल ज़मीन वाले हैं, वो हल नहीं हुए अभी तक। प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे इस टॉपिक को लेकर, लेकिन अभी यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे। वेलकम बैक जी, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर साइड। अगर बात करें मसाइल की, मसाइल तो नहीं है, बात हम कर रहे हैं बच्चों के मुस्तकबिल की, जो कि हमेशा दाव पर लग जाता है जब भी मैट्रिक के इम्तिहानात या इंटर के इम्तिहानात जो है वो सामने आते हैं। अगर बात की जाए सरकारी स्कूलों की, तो हम देख रहे हैं कि कोई तकरीबन
जो है 73,000 से ज़ायद तलबा और तालबात हैं जिन्होंने जो है वो एग्ज़ाम्स में बैठना है। उसके साथ साथ अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो 2 लाख जो है 76,000 से ज़ायद उम्मीदवार होंगे जो इम्तिहान में बैठेंगे। और उसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन की बरामदगी की सूरत में जो है वो फ़ोन जब्त कर लिया जाएगा। मिराज भाई, ये हम देखते हैं कि जैसे जैसे इनोवेशन हो रही है, मामला तरक्की हो रही है, वैसे वैसे चीटिंग के भी जो है ना वो नए नए तरीके मंजर आम पर आ रहे हैं और बहुत ही अनोखे तरीके आ रहे हैं। बहुत सी वीडियोस भी आना स्टार्ट हो जाती हैं हमारे पास। बताएं मिराज भाई, क्या कहेंगे बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैट्रिक बोर्ड ने जो है गफलत का मुजाहरा किया। सबसे पहले तो उनको इस परेशानी में डाल दिया कि वो एडमिट कार्ड के लिए जो है वो दर दर भटकने पर मजबूर हुए, परेशान हुए। हालांकि इस दौर में जब हर चीज़ बायोमेट्रिक हो चुकी है और ऑनलाइन हो चुकी है तो उनको कुछ सोचना चाहिए था। चलें, बहरहाल अब बात आई नकल की। तो देखिए, नकल कोई आज का मामला तो है नहीं। जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी यही है, आज का मामला नहीं है। हम भी उस फेज़ से गुजर के आए हैं और भी बहुत सारे लोग इस फेज़ से गुजर के आएंगे। नकल हमेशा से होती रही है लेकिन अच्छी बात नहीं है। बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और अपनी मेहनत के बलबूते पर एग्ज़ाम को पास करना चाहिए। लेकिन अब बात यह है कि पहले तो सियासी जमात के लोग, पुलिस वाले या एक बाकायदा एक माफिया होती थी अलग से जो कि नकल करवाती थी। अब मोबाइल फ़ोन ने बहुत आसानियाँ पैदा कर दी थी इसके लिए। लोग अपने मोबाइल फ़ोन लेके जो है क्लासरूम में चले जाते थे और इम्तिहान दे लेते थे। उसमें भी उनको बड़ी आसानी हो जाती थी। लेकिन बहुत अच्छा फ़ैसला किया गया कि मोबाइल फ़ोन जो है ज़ब्त करने का जो अहकाम जो इन्होंने जारी किए, तो एक बहुत अच्छा फ़ैसला है कि चले कुछ तो बेहतरी होगी। अगर हम ये कहें कि इससे नकल नहीं होगी तो मेरे ख्याल है कि ये कहना गलत होगा, क्योंकि नकल के लिए जो है वाकई कहते हैं ना अकल की ज़रूरत होती है, तो वो अकल ज़्यादा है आजकल ना। नकल के लिए जो अकल की ज़रूरत होती है ना वो अकल ज़्यादा है। और फिर भी बच्चों को तो ये मैसेज दूंगा मैं, और यही देना चाहिए मैं मैसेज कि वो अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से एग्ज़ाम को पास करें ताकि वो एक अच्छे शहरी बन सकें और अपने जो फ़राइज़ वो अदा कर सकें। अच्छा मिराज भाई, ऐसा भी होता है ना कि अक्सर हमें, क्योंकि वो आप वाली बात है कि हम भी इस फेज़ से गुजरे हैं, जब आप इस फेज़ में होते हैं तो आपको लगता है कि तालीम की क्या ही ज़रूरत है ज़िंदगी में, बस हमने जो है वो आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, बड़े ख्वाब हम देखते हैं। लेकिन ये हम भूल जाते हैं इसमें होते हैं कि तालीम के बगैर जो है ना वो आपकी ज़िंदगी नामुकम्मल और अधूरी है। ऐसा ही है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब अगली अगर हम स्टोरी की जानिब बढ़ें, अगर हम न्यूज़ देखें तो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से जो है वो जितने भी प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब का कहना है कि इनकी वजह से सीवरेज लाइनों और बरसाती नालों की जो है वो चोकिंग के मसाइल पैदा हो रहे हैं और हर साल नालों की सफाई के लिए जो है वो करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। अयाज साहब, प्लास्टिक की थैलियाँ, ये पहली दफ़ा मेरा नहीं ख्याल, आप लोग भी सुन रहे होंगे, मैंने भी बहुत दफ़ा ही सुना है। ये इसका ऑल्टरनेटिव भी है हमारे पास, उसके बावजूद भी हम इस्तेमाल नहीं करते। वजह क्या है इसकी? इसकी वजह ये है कि जो ऑल्टरनेटिव है वो थोड़ा महंगा है, तो वो कॉस्टिंग बढ़ती है चीज़ों की। वो फिर कॉस्टिंग जो है कोई भी अपनी जेब से देने को तैयार नहीं है, वो सारिफ के ऊपर आती है, यानी मेरे ऊपर या आपके ऊपर आएगी। कोई भी हम चीज़ ले जाएंगे, इस वक्त कागज़ का अगर आप थैला लेना चाहें तो वो महंगा है। हम वो पुरानी आदत छोड़ चुके हैं कि घर से कोई टोकरी या वो ऐसा झोला, जिसको पहले आम जबान में झोले बोलते थे, कपड़े के बैग्स होते थे, वो लेके आप जाएं। वो लोग उसको अब मायूब समझते हैं कि ये अच्छा नहीं लगेगा या लोग क्या सोचेंगे हमें देख के, क्लास थोड़ा सा लोगों में, ये एक सबसे अहम वजह है। आपके लिए, आपको मैं आज बोलूं कि अपने घर से थैली लेके जाएं मॉल के अंदर, आज भी मॉल में आप जाएं तो आपसे वो पेपर बैग के पैसे चार्ज करते हैं। अगर आप एक सूट भी खरीद रहे हैं, एक शर्ट भी ले रहे हैं, तो 40 रुपए से 100 रुपए तक के वो आपसे पैसे ले रहे हैं। वो आप देने को तैयार हैं, लेकिन घर से आप अपने कोई अच्छा बैग या कोई ऐसी चीज़ ले जाने को तैयार नहीं है। मुझे अपने बचपन में याद है कि जब हम घर से निकलते थे, कहीं पार्क में हमें हम घर वाले लेके जाते थे, तो घर में एक अच्छी सी एक टोकरियाँ होती थी जिसमें सामान रख के लेके जा सकता था। लेकिन आजकल वो चीज़ वो ख़त्म ही हो गया। लोग इसको उठा के ले जाना जो है वो पत्नी कौन सी इसमें ऐसा मसला आ गया है। अच्छा, ये मसला ये नहीं कि मैं किसी और, मेरे साथ भी मसला है कि मैं अगर कहीं जा रहा हूँ अपनी बेगम के साथ, तो ये तो मैं सोचता हूँ कि थैला लेके तो नहीं जाऊँगा ना, दे देंगे वहाँ पैसे, वहाँ से 100 रुपये ही जाएंगे। लेकिन ये वो बहुत बड़ा मसला है, आपको इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। ये हमारे एक दिमाग के अंदर एक ये खलल आ चुका है कि ये चीज़ें ले जाना बाजार में अच्छा नहीं है। लेकिन ये आपके जो माहौल के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है, आपकी आने वाली नस्लों के लिए आपको ये कदम उठाना पड़ेगा। बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मिराज भाई आज पे बात कर रहे हैं, हम लोग ये देखते हैं कि अगर एक दफ़ा हम लोग चले गए हैं, बड़े बड़े हमारे पास डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी हैं, ग्रोसरी करने जाते हैं, चले हमने एक बार ले लिया थैला,
उसके बाद जब वो थैला है वो हम घर वापस ला कर, मतलब मेरी अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरी अम्मी तो ये करती हैं कि उस थैले को ला कर संभाल कर रख देती हैं कि अगली दफ़ा मैं जाऊँगी तो यही थैला लेके जाऊंगी। तो मुझे बताएं मेराज भाई, हमने हर बार जाके नया थैला लेना है क्योंकि हमें पता है कि हमें पता भी है कि हमारे पैसे भी लगेंगे, फिर भी हमने संभाल कर नहीं लगना। प्लास्टिक की थैलियाँ हमने लाजमी इस्तेमाल करनी है। मुझे बताएंगी कौन सी सही की है हमारी? देखिए लोग वाकई आपने सही कहा कि जो वो थैला जो हम लेके आते हैं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से तो वाकई उसको तय करके रख देते हैं। ऐसा ही है, ऐसा है। होना भी ऐसा ही लेकिन चाहिए। उसको दोबारा ले जाना जो है ना वो हमें मुनासिब नहीं लगता। और जहाँ तक प्लास्टिक की जो थैलियों का मामला है, अगर आप देखें गुज़िश्ता अदवार में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस पर ऑपरेशन शुरू हुए, इसकी जो फैक्ट्रीज थी उनको सील किया गया, माल को ज़ब्त किया गया, लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि अगले चंद माह के बाद वो फैक्ट्रीज दोबारा से रीओपन हुई और दोबारा से उन्होंने वर्किंग शुरू कर दी। इसके लिए वो कोर्ट भी गए। इसके लिए वजह ये थी कि कुछ एमएम का मामला होता है कि कुछ एमएम की ऐसी थैली बनती है प्लास्टिक की जो कि किसी तौर भी जो है वो हल नहीं हो पाती या आग में भी नहीं जल पाती है, लेकिन कुछ एमएम ऐसा होता है कि जो मतलब रिजॉल्व हो जाता है तो उनको परमिशन दी जाती है। लेकिन उस परमिशन की आड़ में फिर वही लोग काम शुरू करते हैं जिनका काम बंद किया हुआ होता है, और इसका रीज़न यह है कि उनको सरपरस्ती हासिल होती है सरकारी डिपार्टमेंट्स की, और ये बुलंदोबांग दावे गुज़िश्ता कई बरसों से हर 2 साल बाद और 3 साल बाद किए जाते हैं। एक छोटा सा ऑपरेशन भी होता है जो कि मीडिया पर भी नज़र आता है हमें, लेकिन उसके बाद दूध वाले के बाद आप जाएं आपको वही थैली मिलेगी जो आज आप 20 साल पहले या 15 साल पहले ले रहे थे, उसी तरह वो शॉपर आपको दे रहा होगा। एक बड़ी ग्रोसरी के लिए हम जाते हैं, एक बड़ा स्टोर है कराची का, वो भी इतने बड़े बड़े थैले देता है लेकिन प्लास्टिक के ही देता है, ऐसा नहीं कि वो कागज़ के थैले दे रहा हो। हाँ, आप किसी मॉल में जा रहे हैं, कोई और कपड़े वपड़े की शॉपिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ आपको वो बैग मिलता है जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, जिसको हमने संभाल के रखना होता है ना घर में। हाँ, बाकी प्लास्टिक की जो थैली है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आम है और वाकई इस बात की ज़रूरत है। बैरिस्टर साहब सही कह रहे हैं क्योंकि नालों में जाके जमा होती हैं और उसके बाद उन नालों पर करोड़ों रुपया लग जाता है। ऐसा ही नालों पे अभी आप जाएं, अभी आप निकले हैं, आप रोड शो पे ज़रा नाले की तरफ से एक ड्रोन की फुटेज ज़रा बना के देखें, ऐसा लगता है कि कोई एक प्लास्टिक की कोई कारपेट बिछा हुआ है, ऐसा ही और दूर तक आपको नजर आएगा कि सिर्फ प्लास्टिक है और कुछ भी नहीं। अब जैसे बात करें ना हम, जैसे हमने नालों की भी बात की, एक तो चोकिंग का मामला, इसके साथ साथ माहौलियाती आलूदगी इससे इतनी बढ़ती है। आपकी जितने भी हमारे सी स्पीशीज़ हो गए, आपने कुछ भी खाया आपने समंदर पे फेंक दिया, क्योंकि हमारे पास समंदर भी है तो वो उन बेचारे जानवरों या वो जो वाले स्पीशीज़ जो हैं हमारे, वो भी इतना सफ़र कर रहे होते हैं। और ये इनकी ज़िंदगी, ये जो प्लास्टिक है इसकी तो ज़िंदगी इतनी लंबी होती है, कहते हैं 100 साल तक। वही आप वाली बात है मेराज भाई, ना ये डिज़ोल्व होती है ना ये कुछ और होती है, लेकिन प्लास्टिक हमारी ज़िंदगियों में इस कदर मतलब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ आप 10 मिनट तक अगर आप अपनी ज़िंदगी का को मुआयना सिर्फ 10 मिनट का करें ना, तो 10 मिनट के अंदर अंदर 3 चीज़ें ऐसी हम इस्तेमाल कर लेते हैं जिनमें प्लास्टिक होता है। तो आपको लगता नहीं है, क्योंकि हमने जैसे बात भी कह रहे हैं, मेराज भाई भी बात करें कि बड़े बड़े अगर मॉल्स में जाएँ तो हम देखते हैं वहाँ पर आपको अच्छे प्लास्टिक के बैग्स, प्लास्टिक के अलावा जो उसका ऑल्टरनेटिव है आपको बैग मिल रहे होते हैं, कपड़े के बैग मिल रहे होते हैं। कुछ तो हमारे ब्रांड्स ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो पत्ते जो हैं, दरख्त के पत्ते हो गए या जो दरख्त की एक छाल होती है उसके जो है वो बैग्स आना शुरू हो गए हैं, और लोगों को ये मोटिवेट किया जा रहा है कि भाई क्योंकि ये माहौलियाती आलूदगी भी इससे नहीं बढ़ती है और साथ ही साथ जो है वो आपके ये मसाइल भी जो है वो हल हो जाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा इकदाम उठाया जाता है, वाली बात है। कल भी हम फ़हीम भाई बैठे हुए थे, हम यही बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता हमें खुद भी कुछ करने की ज़रूरत है कि चलें ठीक है, हमें पता चल गया कि ये चीज़ नुकसानदेह, अब हम इसको छोड़ दें। कुछ नहीं, बहुत कुछ हमें खुद करने की ज़रूरत है ना, हमें बहुत सारी जिम्मेदारी। मेरा सबसे ज़्यादा मोटिव मॉर्निंग शो में बैठ के यही होता है कि आपने अपने आप पे खुद एनालिस करना है, आपने खुद अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना है। शहरी पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, आप बड़ी ज़िम्मा नहीं है, आप हुक्मरानों पे, इक़्तिदार में बैठने वालों पे ही नहीं तनकीद करें, आप अपना काम भी तो करें, अपने पे भी तनकीद करें। आप पे जो शहरी आपकी बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो आप अपनी पूरी करें, उसके बाद आप वो पूरी करने के बावजूद आप नहीं करते और तनकीद आप करते हैं कि हुकूमत ये नहीं करती, तो ये जुल्म है आपकी तरफ से जो आप खुद अपने पे और अपनी आने वाली नस्लों पे कर रहे हैं।
मतलब अपना एहतसाब भी बड़ा ज़रूरी होता है, वो भी करते हैं। बात हम कर रहे हैं आवाम की सिविक सेंस की, तो साथ ही साथ बात कर लेते हैं बजट की भी, क्योंकि बजट भी आने वाला है, बड़ा जो है वो उसका भी शोर हो रहा है और हर पार्टी की जानिब से जो है वो उसकी कोई ना कोई तैयारी की जा रही है। तो वज़ीर आला सिंध जो है वो आज से सूबे के तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स का दौरा करेंगे। उसके साथ साथ ज़िले हेडक्वार्टर्स में सक्खर, हैदराबाद, लाड़काना और नवाबशाह शामिल हैं, जिनमें दौरे के दौरान तमाम मुतल्लिका अफराद के साथ मुलाकात और आइंदा बजट के हवाले से मुशावरत की जाएगी। मुझे बताएं मिराज भाई, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब भी बड़े एक्टिव हैं, हमने देखा एमक्यू भी बड़ी एक्टिव है, क्या नज़र आ रहा है? कुछ रिलीफ मिलेगा आवाम को या दोबारा से कुछ और ही सुनने को मिलेगा हमें? देखा भाई, मैं तो एक बात कहूँगा कि ये जो बजट के इजलास और एक्टिविटीज़ नज़र आ रही है ना, इसके बाद बजट कहाँ जाएगा ये किसी को नज़र नहीं आएगा। उसको तलाश करते रह जाते हैं लोग कि भाई एक बजट बना था, उसमें फंड जारी हुए थे, वो कहाँ गए। सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ ही होता है। हम तो अगर सिंध की बात करें तो सिंध में तो ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब इतने सारे आपने प्रोजेक्ट छिड़े में, इस हम खाली कराची की अगर बात कर लें, कोई एक आध दो सड़कें ऐसी बेचाराएँ होंगी जहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा होगा, वरना हर जगह कोई ना कोई काम चल रहा है। मलिर एक्सप्रेस वे भी चल रहा है। लेकिन एक बात और भी देखिए, हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया था कि मलिर एक्सप्रेस वे की जो तामीर है ना, उसमें इतनी ज़्यादा तेज़ी है ऐसा ही है। हम तो खुद हैरान रह जाते हैं उसको देख के कि ऐसा कौन से जिन काम कर रहे हैं इसमें, हमारा ये दिन रात जो है पनपता जा रहा है और जल्द से जल्द बनने के लिए तैयार है। और वो जो रेड लाइन का जो प्रोजेक्ट है, जो जिसने यूनिवर्सिटी रोड को बिल्कुल बर्बाद करके रखा हुआ है, जहाँ सफ़र करने के लिए अब आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है अंग्रेज़ी वाला। तो मतलब ये कि ये सब चीज़ें आपने छेड़ी हुई है। इनके बजट जाहिर सी बात है पिछले टेन्योर में भी हुए होंगे ना पास, ऐसे ही। ठीक है। उसके बाद से डॉलर का रेट ऊपर गया, बहुत सारे मामलात ऊपर गए, तो वो डबल हो चुका है अब। ऐसे ही। तो मतलब इसको भी मैनेज करने की ज़रूरत है। ठीक है, बजट है, बजट से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, तो वैसे तो पाकिस्तानी हमें भी बहुत उम्मीद है कि इस बजट से जो है आवाम को क्या फ़वाइद होंगे। लेकिन साफ सी बात है, बरसों में हमने यही देखा है कि हर चीज़ पर पैसे ही बढ़ते हैं और हर साल बजट जो है वो महंगाई पर असरअंदाज होता है। और महंगाई पर असरअंदाज होता है तो जाहिर सी बात है एक आम आवाम जो है वो उनकी जेब पर उसका असर पड़ता है। तो इस हवाले से सिर्फ दुआ की जा सकती है। एक्टिविटीज़ तो अच्छी बात है, सरकारी नुमाइंदे एक्टिविटीज़ करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है फंड्स तो उन्हीं के पास आने जा रही है, उन्होंने करने, यूटिलाइज भी उन्होंने करवाने। लेकिन यह है कि आवाम की ये मतलब वो है कि उम्मीद है कि हो सकता है कोई बेहतरी की सूरत निकल आए। एस भाई, आपको क्या लगता है कि कुछ लगता है बजट में इस दफ़ा बजट जो है वो आवाम फ्रेंडली होगा, या आप भी हम मतलब आम आवाम की तरह वो यही होगा कि अंगूर खट्टे हैं? अंगूर खट्टे की तो बात नहीं है, लेकिन बजट बहुत मुश्किल होगा। अगला नेक्स्ट प्रोग्राम में हम जाने वाले हैं IMF के। अभी हमने 3 बिलियन का प्रोग्राम कंप्लीट किया है, हम 6 बिलियन की तरफ 6 बिलियन की तरफ नया प्रोग्राम में जा रहे हैं। तो सोच लें 3 बिलियन में हमारी कितनी चीखें निकली हैं, तो 6 बिलियन में कितनी निकलेंगी। एक चीज़। दूसरी चीज़, इस बजट में मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद ये है कि इशराफिया के ऊपर जो है इजाफा कट डाउन होना चाहिए। जो फ्री बिजली जो मरात याफ्ता तबका इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर कट डाउन होना चाहिए। वो तमाम सेक्रेटरीज़, वो तमाम चीफ सेक्रेटरीज़ जो V8 में और बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं सरकारी, वो उनके ऊपर कट डाउन होना चाहिए। वो तमाम सेक्रेटरीज़, डिप्टी सेक्रेटरीज़ जो इस वक्त फिट फ्यूल ले रहे हैं, उनको ज़बरदस्त तायात, उनको नौकर मिलते हैं, उनको माली मिलते हैं, उनको गैस मिलती है, उनको बिजली फ्री मिलती है, उसके ऊपर कट डाउन होना चाहिए। तो आपको और मुझे यकीनन उस पर रिलीफ मिल जाएगा। अगर ये सब नहीं करते, वही पेंशन के ऊपर अगर कोई कट डाउन डालेंगे, वही जो तमाम लोग जिनके आप पे और मेरे पर बोझ डालने की कोशिश की जाएगी, टैक्स नेट नहीं बढ़ाएंगे, आप तमाम वो सेक्टर्स जिनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए वो नहीं लगाएंगे, तो फिर आप और मैं सफ़र करेंगे। ऐसा ही है जी, कोशिश यही की जाती है, हमेशा सोचा यही जाता है कि आने वाला बजट जो है वो बजट आवाम फ्रेंडली होगा। लेकिन अब देखना ये है कि इस साल का बजट कैसा होता है। मज़ीद भी बात करेंगे, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक एट सिटी एट 10। हमारे साथ जो है वो फ्लोर पर मौजूद हैं मिराज अख्तर और अयाज राना साहब। बात हम कर रहे हैं उनसे डिफरेंट मसाइल पर। पहले भी हमने जब स्टोरीज़ का आगाज़ किया तो सबसे पहले हमने बात की थी बच्चों के फ्यूचर की। अब साथ ही साथ अगर आप मैट्रिक बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स दे के पास होके निकलते हैं, इंटर के बाद फिर आप आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जिस ज़बूहाली का शिकार हैं, जिस तरीके से उनको माली बहरान का सामना है। मैं अक्सर जब भी हम शो करने जाते हैं, हम कराची यूनिवर्सिटी जाते हैं,
लिटरली वहाँ के प्रोफेसर्स महराज भाई रो रहे होते हैं कि ना फंड्स जारी होते हैं, ना तनख्वाहें उनको टाइम पे मिलती हैं, दीवारें अगर देख लें वो गंदी हैं, बाथरूम जो हैं वो काबिल इस्तेमाल नहीं है, लेबॉर्ट्रीज़ बंद हैं। मुझे बताएं, ये इतनी बड़ी बड़ी हमारी जामियात हैं, अगर इनका ये हाल होगा तो कौन पढ़ने आएगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा जो मुल्क और ख़ास तौर पे जो सूबा है, इसमें दो जो बुनियादी हमारे मामलात थे उनके साथ तो बड़ा ही घिनौना मजाक किया गया। एक तालीम और एक सेहत। आज मुझ समय कोई भी शख्स जो है वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, उसके हाल ऐसा हो गया ना कि वो वहाँ जाके देखता है और उसके बारे में सुनता है, तो वो पहले उसका माइंड बना हुआ होता है कि मैंने अपना बजट बनाना है और अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेज देना है। अभी आपने कुछ देर पहले बताया कि 2 लाख से ज़ायद तुलबा जो है वो प्राइवेट है और कुछ 73,000 ऐसे वो सरकारी स्कूल के, और वो भी बेचारे रुल गए कि उनको एडमिट कार्ड के मसाइल आए। तो हमारे साथ इन दोनों मामलात में जो है बहुत ही घिनौना मजाक हुआ है, होता रहा है। अंदरूनी सिंध में तो आपने ये भी देखा होगा, कई बार ऐसी खबरें सामने आई कि बाड़े बने में सरकारी स्कूलों में, और आज भी कराची जैसे बेगा सिटी में ऐसे स्कूल मौजूद हैं सरकारी, जहाँ लोग ज़मीन पे बैठ के जो है बच्चे वो तालीम हासिल कर रहे हैं। तो जब आप उसके अगर बजट पास भी होता है तो एक तो बजट उसका बहुत कम रखा जाता है, और उसके बाद उस बजट में करप्शन हो जाती है, फंड्स में करप्शन हो जाती है। तो वो लोग जो इल्म को बांट रहे हैं, मुस्तकबिल के मेहमारों को संवार रहे हैं, वो जब खुद परेशानी के आलम में होंगे तो वो किस दिमाग से और किस तरह से वो आगे जो है बच्चों को मोटिवेट कर सकेंगे। उनकी परेशानी महराज भाई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी हम देख रहे थे, कोई 1-2 दिन पहले की रिपोर्ट थी, आप लोगों की नज़र से भी गुजरी होगी कि कोई भी पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो टॉप 100 में आ सकी हो। कि मतलब हम लोग अगर बात करें, हम देखते हैं कि बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम हमेशा ये बात भी करते हुए नज़र आते हैं कि हमारे बच्चों ने बाहर इस मुल्क में जाके ये कर दिया। मतलब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ टैलेंट मौजूद है, पढ़ने लिखने वाले लोग भी मौजूद हैं, लेकिन इस तरह अगर जामियात का हाल होगा कि ख़वातीन या हमारी जो बच्चियाँ हैं वो सुबह आ रही हैं, पॉइंट्स जो हैं वो उनको नहीं मिल रहे इतने, मतलब अगर आप सुकून से घर से नींद पूरी करके निकलेंगे और आप पॉइंट लेके यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी क्लास तक डिपार्ट तक जाते हैं तो आपकी कमर का दर्द तो शुरू हो जाएगा, जिस तरीके के हालात हैं। उसके बाद ये जो बाकी जो हमारे जो वाइस चांसलर्स हो गए और ये बाकी जो लोग हो गए, इनको जो अलाउंसेस दिए जाते हैं, जो इनके वही हम पहले बात कर रहे थे, बजट में भी बात कर रहे थे, कट डाउन करने की ज़रूरत है, मतलब सब कुछ निछावर किया जाता है इन पर, तो ये वो वाले पैसे यूनिवर्सिटीज़ पे क्यों नहीं लगाए जाते? देखिए, हमारे यहाँ का जो एक निज़ाम है ना, वो बड़ा अजीब सा एक निज़ाम है कि पहले जो वफाक के अंडर एक यूनिवर्सिटी चलनी है, एक ने सिंध के हुकूमत के अंदर चलनी है, एक तालीमी इदारा जो है वो लोकल गवर्नमेंट के अंडर है, या तो एक तालीमी बोर्ड बना दें। उस बोर्ड के तहत तमाम यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो वफाकी हों चाहे कोई भी हो, जिसने सबने पैसा जमा करना है, ये तरीके हम सिखाएंगे। जिन सियासतदानों के काम है ये वो करें। जब एक आम हम जैसे लोगों की बात समझ में आ रही है कि आप लोग इस चीज़ को इस तरह से कर दें कि तमाम ये तालीम जामियात हैं, तालीमी इदारे हैं, उनको एक बोर्ड बना दें। भाई, उनका पैसा जहाँ भी जमा हो रहा है उस बोर्ड के पास एक कमेटी बना दें, वहाँ बड़ी हाई प्रोफाइल कमेटी बना दें, उनके पास रख दें। अगर आप समझते हैं कि सब चोर हैं, वो पैसे वहाँ जाएंगे तो वो निकाल लेंगे, भाई ऐसा नहीं होता। आप एक बोर्ड बना दें, वहाँ उनके प्राइवेट सेक्टर से बड़े लोग ले लें, नामी ग्रामी लोग आपको मिल जाएंगे, रिटायर्ड लोग काम करने के लिए तैयार हैं, उन बोर्ड्स में डाल दीजिए। शहर के मौजूद लोग मौजूद हैं आपके पास, उनको अवेल कर लें आप, उनको उस बोर्ड का हिस्सा बना दें, ताकि ये तमाम इन मसाइल से निकले। बहुत हमारे पे बहुत काम है करने के लिए। ये हम अभी तक 1947 के मसाइल लेके बैठे हुए हैं जब हम आज़ाद हुए थे। आप पुराने बोर्ड, आप कोई चीज़ें निकाल के पढ़ेंगे तो यही मसाइल, उस तारीखों की आप खबर की अखबारों की सुर्खियाँ देखें और आज के वो मसाइल देखें, जूं के तू मौजूद है। लोगों के फेसेस बदल गए, कुछ लोग तो अभी भी मौजूद हैं असेंबलियों में, ऐसे जो उस वक्त थे वो आज भी मौजूद हैं, उनके बच्चे मौजूद हैं। लेकिन भाई, अब बदलें इन चीज़ों को, निकले से बाहर, आउट ऑफ द बॉक्स। आपको काम अगर आपने करना है तो आप कुछ करके दिखाना पड़ेगा, ये बात हकीकत है। या इसके बाद आपके पास अब चांस नहीं है। ये हम बहुत आखिरी नहज पे पहुंच चुके हैं। हर इदारे के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। तालीम और सेहत के लिए हम जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ों से हम गुजर गए। हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाली नस्लें इन चीज़ों को फेस करें। जब हम अपने आप से नहीं सीख रहे, आप नहीं सीख रहे, तो कम से कम
हमारा काम है, हम तनकीद करेंगे, हम आपको बता रहे हैं ये तरीक़ाकार ऐसे नहीं चलेगा, आपको करना पड़ेगा। पैसे आते हैं आपके पास, पैसे वहाँ पड़े हैं, लेकिन यही है कि वो वफाक के पास पड़े हैं, वो उसको लटा तो वो जारी होंगे। ऐसा ये इतना कोई पाकिस्तान में आखिर नहीं आया हुआ कि आप लोगों की तनख्वाहें रोक के बैठ जाए। यहाँ पे आप यकीन करें कि एक आदमी की गलती से इस सेक्टर्स, ऐसे सेक्टर्स के अंदर मैं गया हूँ कि टैक्स के पैसे जो उनके रिफंड होने, सिक्योरिटीज वो जाके वफाक में पड़ी हुई और आज तक कोई देने वाला वापस नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर्स रो रहे हैं, ये जहाँ टीचर्स रो रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में आप जाएंगे आपको ऐसी स्टोरी हजारों मिलेंगी कि क्या मसाइल हैं, कि वजह क्या है कि ये सिर्फ इस वजह से है कि ये इनकी लैक ऑफ जो इनका जो मसला है ना कि ये लोगों पे करना नहीं चाहते क्योंकि वही वाली बात है आस भाई वाली कि वो लोग जो आम आदमी है जो बैठ के इतने मसाइल का हल भी बता रहा होता है कि ये इसका ऑल्टरनेटिव ये है, इस तरीके से किया जा सकता है। तो आप लोग तो मतलब इस सीट पर काफ़ी अरसे से हैं, तजुर्बा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप नहीं दिखा पा रहे तो कहीं ना कहीं जो है वो नीयत समझ में आती है कि आप करना नहीं चाहते हैं। अच्छा, कुछ एक हमने देखा 1-2 दिन पहले मेरी नज़र से तो ये खबर गुजरी थी, रोड टू मक्का, आपने सुना है इसके बारे में? रोड टू मक्का कराची प्रोजेक्ट के लिए जो है 44 रुकनी सऊदी इमिग्रेशन वफ्द कराची जो है वो पहुंच गया है। सऊदी टीम रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत आज़मीन हज को कराची हवाई अड्डे पर सऊदी इमिग्रेशन सहूलियात जो है वो फराहम करेगी। और यहाँ पर हमने देखा है कि इस मौके पर ASF के साथ साथ कस्टम्स, ANF, BHS और FIA के नुमाइंदे भी वहाँ पर मौजूद थे जब ये तमाम तर चीज़ें हुई हैं। मुझे बताइएगा कि आपको लगता है कि अगर इस तरीके से रोड टू मक्का प्रोजेक्ट जो है कराची अगर ये कंप्लीट जिस तरीके से बताया जा रहा है, जिस तरीके से जो है वो इसको दिखाया जा रहा है, अगर उस तरीके से होता है तो आज़मीन हज को कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा ईज़ हो जाएगा उनको कि वो हज में आसानी हो जाएगी, या फिर ये भी जो है वो शिकार हो जाएगा किसी अच्छा, इसके ऊपर अच्छी स्टोरी जब राज भाई हज पे जा रहे हैं माशाल्लाह इस साल, माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक। यकीनन इस रोड टू मक्का वाले प्रोजेक्ट से गुजरते हुए जाएंगे। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। पिछले साल भी हमने सुना था, ये लिया गया था कि आपके यहीं पे इमिग्रेशन हो जाएगा। आपको अगर मक्का या मदीना उतरने के बाद जो लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है, पूरी दुनिया के मुसलमान वहाँ पे आते हैं और हमारे यहाँ से भी एक बड़ा जो है इनफरादी कुव्वत जो जाती है, जो इस वक्त यहाँ पर उम्रे के लिए या हज के लिए जो जा रहे हैं, तो उसको सबसे ज़्यादा आसानी ये होगी कि अपने ही मुल्क में, अपनी ही सरजमीन पे यहीं पे इनका इमिग्रेशन होगा, वहाँ उतरेंगे, उधर से हफ्ते सिर्फ बेल्ट पे जाना है, सामान उठाना है और बाहर जाना है। तो ये एक बहुत बड़ी आसानी के लिए सऊदिया की तरफ से ये बड़ा एक अच्छा तोहफ़ा होगा अगर वो इस चीज़ पर राज़ी हो गए। और यहाँ पे ये जो 40 रुकनी वक्त आया, यकीनन इसी के ऊपर काम होगा। इसका अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो मेराज भाई के पास है। मुझे लग रहा है मेराज भाई को जो है नींद आ रही है। हम जरा ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक पे मेराज भाई को जरा चाय वाय पिलाते हैं, वापस आएंगे, मेराज भाई से करेंगे बात रोड टू मक्का के हवाले से, और भी बहुत सी स्टोरीज हैं और भी बहुत सारी खबरें जिन पर बात करनी है, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। बात हम कर रहे हैं मुख्तलिफ ख़बरों के हवाले से, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमें पता चला कि मेराज भाई भी जो है वो उम्रे पर जा रहे हैं, सॉरी हज पे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको हमारी जानिब से, और अल्लाह पाक जो है वो आपके लिए आसानियाँ भी पैदा करे और आपका जो सफ़र है वो रोड टू मक्का से होता हुआ जाए। मुझे बताइएगा कि आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं मेराज भाई, आपके पास तो बताने को बहुत कुछ होगा। देखिए जी, रोड टू मक्का जो है एक प्रोजेक्ट है इमिग्रेशन के हवाले से, तो उसमें जो वहाँ से सऊदी अफसरान भी यहाँ पर पहुँचे हैं, हमारे इदारे भी उसमें शामिल हैं और कराची एयरपोर्ट पर या फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जहाँ से भी आज़मीन हज जाएंगे तो उनकी इमिग्रेशन यहीं हो जाएगी। एक और सिलसिला बड़ा अच्छा शुरू किया कि पहले हम पासपोर्ट देते थे अपने ट्रैवल एजेंट को, फिर वो उस पर वीज़ा लगवाता था हज का, फिर वो पासपोर्ट हमें वापस ला के देता था, फ़्लाइट शेड्यूल होती थी, वो सिलसिला भी ख़त्म हो गया। इस साल ये हुआ है कि ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करवाया गया, ऑनलाइन आपकी इनरोलमेंट हुई है। ऑनलाइन इनरोलमेंट होने के बाद वो डायरेक्टली आपका वीज़ा जो है ई-वीज़ा जो कहलाता है, उसका सिर्फ एक लेटर जो है वो आपको उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। बाकी आपके फिंगरप्रिंट से लेके हर चीज़ आपके मोबाइल ऐप पर दस्तयाब थी और हमने भी अपनी मोबाइल ऐप से ही वो अपने आप को इनरोल करवाया उसमें। तो अब उसके बाद आसानी ये हो जाएगी कि वहाँ जो लोग बैठे हुए वो हमें यहाँ से क्लियर कर देंगे। जब हम वहाँ मक्का पहुँचेंगे, जद्दा पहुँचेंगे, तो हमें वहाँ पर आसानी ये होगी कि वहाँ पर पहले से ट्रेन या गाड़ियाँ जो हैं वो तैयार होंगी, हम वहाँ जल्द से जल्द अपने मुकाम की तरफ जैसे मक्का की जानिब हम सफ़र स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब तक की तो सूरत हाल यही है और ये जो प्रोजेक्ट है इनका, इससे आज़मीन हज को बहुत ज़्यादा
आसानियाँ होंगी और वो उनका वक्त बचेगा। ऐसा ही है, क्योंकि हम देखते हैं जब भी आपने ट्रैवल करना हो, सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको परेशान करती है ना, वो ये इमिग्रेशन के मामला हो गए, और साथ ही साथ जो आपको घंटों का इंतज़ार करना पड़ता है ना, वो भी होता है। मुझे बताइए, ये जो प्रोजेक्ट हमें समझ में आ रहा है, हम देख भी रहे हैं, अच्छा एक इकदाम है, अगर ऐसा हो जाता है बहुत फ़ायदा होगा। तो आपको लगता है कि ये पाया तकमील तक पहुंच जाएगा? हम, क्योंकि हमने तो अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी लेनी होती है ना मेराज भाई, उस पर भी हमें 2-2 घंटे जो है वो लोग जलील हो रहे होते हैं, या लोग जो है वो एयरपोर्ट पर 10-10 घंटे गुजार रहे होते हैं। तो ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, उम्मीद की जा सकती है? देखिए, इस प्रोजेक्ट में एक तो मामला ये है कि एक तो ये आज़मीन हज के लिए है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, सिविल एविएशन भी उसमें शरीक होता है, FIA भी उसमें शरीक होती है, कस्टम्स भी शरीक होता है, तो और एयरलाइंस के जो इंतजामिया हैं वो भी शरीक होती हैं, तो इसके बाकायदा फ़ंड्स भी जनरेट होते हैं। तो इससे तकरीबन एक बिज़नेस के हवाले से अगर देखा जाए तो सबको ही इसका फ़ायदा है। तो इसके नाकाम होने के चांसेस ज़रा कम है, क्योंकि इसमें सबका फ़ायदा है। तो और अच्छा है कि अगर ये नाकाम ना हो, क्योंकि हमेशा हम ये सुनते हैं कि हाजी परेशान हो गए, या तो यहाँ या वहाँ। ऐसा ही होता है। तो कभी हाजी यहाँ रह जाते हैं, कभी हाजी हम देखते हैं कि जब यहाँ से जा रहे होते हैं तब परेशान हो रहे होते हैं, जब वापस आ रहे होते हैं तब अज़ियत का शिकार होते हैं। उम्मीद ये की जा सकती है कि इस दफ़ा जो पाकिस्तान से जाने वाले और स्पेशली कराची से जितने भी लोग जाएंगे हज पर, उनके लिए जो है वो आसानियाँ हों, और उनके लिए आगे भी आसानियाँ हों, क्योंकि वो जो वही वाली अयाज भाई वाली बात है जिसको हम रिपीट करेंगे कि बहुत हो गया, बहुत सारे मसाइल और भी हैं, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में करने वाली जो हमने करनी है। पाकिस्तान को एक बेहतर मुल्क बनाना है, कराची को एक बेहतरीन शहर बनाना है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी यही है कि जो बेसिक हमारी पेटी इशूज़ है ना, इनसे ज़रा बाहर निकला जाए, आवाम के जहनों से जो है ये चीज़ें, पानी बिजली गैस वाली, ताकि हम जो है वो मज़ीद आगे बढ़ सकें। फ्लोर पर मेरे साथ मौजूद थे अयाज राना साहब और साथ ही साथ मेराज अख्तर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा, जब भी आप बात करते हैं तो उनको ब्रीफली डिटेल में आपको जो जवाब दे रहे होते हैं और उसके बाद आपको समझा भी रहे होते हैं, तो आपको ज़रा चीज़ें बहुत सारी क्लियर आउट हो जाती हैं। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे कुछ खबरों को लेकर, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आज का दिन जो है वो वर्ल्ड अस्थमा डे भी है, जिसके तौर पर जो है मनाया जाता है। और इसको मनाने की ख़ास बात क्या है, क्योंकि इसको मनाने का आगाज़ जो है वो 1993 में हुआ था, और इसको जो पहली दफ़ा जो है वो 1998 में मनाया गया था। और इसका मकसद ये होता है कि अस्थमा एक ऐसा इशू है जिसमें हम लोग देखते हैं कि इसका कोई इलाज जो है वो अभी तक नहीं आया, लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से लोगों को जो है वो पता चलता है कि वो दमा के मरीज़ हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मसाइल का उनको रोज़ाना की बुनियादों पर या अपनी डेली लाइफ में सामना करना पड़ता है, जिसके लिए उनके लिए काम काज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम देखते हैं कि सांस का फूल जाना, और उसके साथ साथ जो है वो एक घुटन उनको महसूस हो रही होती है। और किस तरीके से जो है वो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, और अगर सिम्टम्स होते हैं तो किस तरीके से जो है वो उनको क्योर किया जा सकता है, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया जा सकता है, और दमा बेसिकली होता क्यों है, ये एक बहुत, आप कह लें कि बहुत सारे सवालात हैं जो हमारे जहनों में आते हैं। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राशिद खानज़ादा, जो कि MS हैं सिंध गवर्नमेंट कतर हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर मुझे बताइएगा, अस्थमा हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। पहले हम देखते थे कि सिर्फ उन लोगों में था जो कि आप कह लेंगे अपने 20s में थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों में भी इसकी तशखीस हो रही है, बुज़ुर्गों में भी है, और उसके साथ साथ नौजवानों में भी है। तो ये जो बढ़ता हुआ दमा है, इसकी रीज़न क्या है? पहले तो मैं आपको एक छोटी सी इसकी बताना चाहूँगा कि अस्थमा है क्या। अस्थमा हमारे सांस का जो सिस्टम है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो दो चीज़ पर मुश्तमिल है। एक शुरू होता है नाक से लेकर ट्रैकिया बीच में आ जाती है, फिर हमारे राइट और लेफ़्ट साइड के ऊपर ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं, ब्रोंकस होते हैं, फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स हो जाते हैं। ये हमारा कहलाता है कंडक्टिंग जोन। फिर नीचे आ जाता है रेस्पिरेटरी जोन, जिसमें एल्विलाई हो जाता है। ये दरअसल अस्थमा हमारी इस कंडक्टिंग जोन की एक बीमारी है। इसके अंदर हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं। जब भी कोई ऐसी वजह, अब वो जेनेटिक भी हो सकती है। मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं कि अगर किसी को मदर फादर दोनों को अस्थमा है,
तो 3 to 6 टाइम चांसेस हैं कि उनके बच्चों के अंदर अस्थमा हो जाएगा। दूसरा फिर एनवायरनमेंट है। तो होता क्या है, ये दोनों फैक्टर्स में से कोई सा भी एक हो, उस सांस की नालियों को, जिसके अंदर मौजूद एक स्मूथ मसल्स हैं, जिसके अंदर एक काबिलियत है कि वो सांस की नालियों को सिकुड़ा सकता है और खोल सकता है। तो होता ऐसा है कि जब कोई भी वजह बने, चाहे वो बाहर से आने इन्वायरमेंटल फैक्टर बने या उसका जेनेटिक फैक्टर बने, सांस की नालियाँ सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। अब सिकुड़ने की वजह से सांस निकालने में तकलीफ़ होती है। ऐसे ही। तो आप समझिए कि ये अस्थमा जो है, ये सांस लेने की बीमारी नहीं है, ये सांस निकालने की है। वजह उस स्मूथ मसल्स का सिकुड़ाव हो जाना, उस नालियों को ब्लॉक कर, छोटा कर देना उनका साइज, जिसकी वजह से डॉक्टर स्टेथ लगाकर एक वीजिंग की एक साउंड सुनता है। तो होता दरअसल ये है कि वो पेशेंट जो है वो सांस निकाल नहीं पा रहा है। आप देखेंगे कि उसको वो बैठकर जोर लगा रहा होता है सांस निकालने के लिए, उसके लिप्स जो है पर्स टाइप हो जाते हैं, यूं करके, यूं, वो बोलेगा नहीं। तो अस्थमा दरअसल एक बीमारी है सांस को बाहर निकालने की, यानी ऑब्स्ट्रक्शन है निकालने में। अच्छा राशिद साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि अस्थमा बेसिकली प्रॉब्लम है क्या, जैसे आपने बात की कि जेनेटिकल रीजंस भी होते हैं, उसके साथ साथ एनवायरमेंटल भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमने देखा है कि आजकल ये बढ़ता जा रहा है दमा। हर हमें जो है वो दूसरा शख्स जो है वो लगता भी है कि भाई इसका, और वो अपने खुद भी बता रहा होता है कि सिम्टम्स की अगर बात की जाए कि वो कहते हैं कि भाई हमें दमे का मसला है, हमें दमे के इश्यूज़ हैं। तो ये जो बढ़ता हुआ दमा है, इसकी वजह एनवायरमेंटली क्या है? देखें, इसके अंदर मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको बड़ी हैरत सी होगी, और वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर 235 मिलियन लोग अस्थमा के हैं। अमेरिका के अंदर हर 12 में से एक अस्थमा का है, अस्थमा पेशेंट मौजूद है। अब है क्या, दरअसल अब ये एक स्टडी हुई 2022 के अंदर, जिसके अंदर ये बताया गया कि जो सी सेक्शन से बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर 20 to 80% चांसेस होते हैं कि उनको अस्थमा हो जाएगा। ओह, अच्छा जी। इसकी वजह क्या है राशिद साहब? इसकी वजह उस बच्चे के अंदर वो चीज़ें डेवलप नहीं होती जो ड्यूरिंग उसको वैसे नॉर्मल डिलीवरी की हो जाती, जो स्ट्रेस और वो मैच्योरिटी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की है जो हो जानी चाहिए, वो एज सच जो नेचुरली हो जानी चाहिए थी, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। दूसरी बात, इन्वायरमेंट की बात की आपने, तो जहाँ पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा नहीं होगा वहाँ पर ये हो जाएगा। उसके अंदर जो पॉलेंस होंगे, उसमें जो एलर्जेंस होंगे, उसमें जो आपकी ऐसा कहें कि स्मोक होगी, वो सब कुछ ट्रिगर करेगा, इवन के उसको प्रोड्यूस भी कर सकता है। दोनों चीज़ें काम कर सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो ट्रिगर भी कर सकता है और उसको प्रोड्यूस भी कर सकता है अस्थमा को। तो अब अस्थमा एक और बड़ी ज़बरदस्त आपको उसे हम कहते हैं हाइजेनिक हाइपोथेसिस, वो एक आई, और उसका कुछ इस तरह है कि हमने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा हाइजेनिक माहौल में रखे। इसकी मिसाल मैं कुछ इस तरह दूं, जो अब्रॉड से आते हैं यहाँ, उनको आते ही यहाँ मोशन लग जाते हैं यहाँ का खाना खाते हुए। ऐसा ही है। हम खाते हैं, हमें कुछ भी नहीं होता, हम यूज्ड टू हो चुके हैं। तो हमने जो बच्चों को बहुत ज़्यादा हाइजेनिक माहौल में रखा है, उसकी वजह से जब भी वो बाहर निकलते हैं अपनी टीन एजेस के अंदर, जब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाना शुरू करते हैं, और या उनको पैथोजेंस का सामना होता है, घर में तो बहुत साफ़ सुथरा माहौल रख दिया, मट्टी में नहीं खेलने दिया, ये ना करो, वो ना करो, वो ना करो, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी बॉडी के अंदर जो रिपीटेडली हमें जो मिलते रहते हैं एलर्जेंस, उसके ख़िलाफ़ हमारी बॉडी के अंदर इम्यून डेवलप होता रहता है, या हम कह लें कि हाइपोसेंसिटाइजेशन हो जाती है, यानी कि उसको इतनी तेज़ी से
सख्ती से रेस्पॉन्स नहीं जैसे करता। अक्सर राष्ट्र साहब कहा भी जाता है ना कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि बच्चों को हमने हाइजीनिकली इतना हाइजीनिकल माहौल अपने इर्द गिर्द कर देते हैं कि वो बच्चे जो है ना उनका इम्यून सिस्टम उस तरीके से मजबूत हो नहीं पाता कि हम कुछ खा रहे होते हैं तो हम बिल्कुल ठीक होते हैं, हम इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वही अगर पानी में ज़रा सा फ़र्क आ जाए तो भी जो है वो बच्चे का पेट ख़राब हो जाता है। एस्थमा की हम लोग बात करें तो एस्थमा तो हो गया और बढ़ता जा रहा है। अब अगर इसके हल की तरफ आएँ या इसको कम करने की तरफ आएँ तो हमें कुछ टूल्स भी नज़र आ रहे हैं, इन पर भी बात करेंगे। राशिद साहब इनके बारे में बताइएगा और बताइएगा किस तरीके से अगर कोई दमे का पेशेंट है तो किस तरीके से वो इसको क्योर कर सकता है। अच्छा, मैं आपको इसकी जो बिल्कुल साइंटिफिक वे है ना वो बताता हूँ। एस्थमा है क्या? ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, यानी हमें मट्टी धुआं आ जाए, मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन मुझे ऐसी बुरी हालत नहीं होगी कि मेरी सांस की नालियाँ सिकुड़ जाएं, मुझे छींकें शुरू हो जाए, मुझे खांसी शुरू हो जाए। जो बहुत हाइजीनिक होता है ना उसके अंदर ये हाइपर सेंसिटिव हो जाता है रिएक्शन, एकदम बॉडी बहुत ज़्यादा सख्ती से उसके ख़िलाफ़ रिएक्ट करना शुरू करती है। तो इसका इलाज अब अब्रॉड में क्या ढूंढा उन्होंने, अपने बच्चों को मिट्टी में खिलाना शुरू कर दिया। अच्छा, ताकि उनके अंदर, उनकी बॉडी के अंदर इससे जो सेंसिटिविटी है वो हाइपो हो जाए। अच्छा, ये जैसे आप बात कर रहे हैं ना, ये वाला मसला मेरे साथ भी है कि अगर मैं धूल वूल में हूँ तो छींकें और फ्लू, ये दोनों चीज़ें मुझे भी शुरू हो जाती हैं। इसे एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, इसे एटोपिक एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। ये ट्राइड होता है, एटोपिक डर्मेटाइटिस, एस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस। तो जिसको ये एटोपिक ट्राइड हो तो उसके चांसेस होते हैं कि उनको एस्थमा हो जाएगा। सुबह सुबह बुरी खबरें सुना रहे हैं। नहीं, अब इसको मैं बताता हूँ कि इसका असल इलाज क्या है। आप समझिए कि इसके अंदर हमारी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों का आदी बना देना है, हाइपो सेंसिटाइज कर देना है कि इसके ख़िलाफ़ ज़्यादा झगड़ा ना करें, ज़्यादा रिएक्शन ना करें। और रिएक्शन क्या होता है? सांस की नालियों का सिकुड़ जाना, बलगम बन जाना, सोजिश हो जाना, और जिसकी वजह से सांस की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो अब हुआ क्या, अब्रॉड के अंदर हर जगह पे आप देखें, जो मज़दूरों के बच्चे होते पूरे दिन मिट्टी में खेलते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता। ऐसा ही है, ऐसा ही। हमारा बच्चा चला जाए ज़रा सी चीज़ में तो उनको बहुत हो जाएगा। हमारे घर में कारपेट आ गए, हमने बंद कर दिया, वहाँ से उड़ जाएगा, पैड्स आ गए। अच्छा, जब इतना ज़्यादा आपने हाइजीनिक कर दिया बच्चों को और उनको ज़रा सा एक्सपोजर मिला तो उनको तो हो जाना। अब यहाँ पर मैं एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताने वाला हूँ। हमारे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक वाहिद इदारा है इस्लामाबाद के अंदर, नेशनल एलर्जी सेंटर, जिनको हो चुका है अस्थमा उनके लिए। अच्छा। कि आप वहाँ जाइए। इस वक्त भी एट प्रेजेंट मेरे 3 पेशेंट वो उस ट्रीटमेंट पर हैं जिनको मैंने वहाँ भेजा, और उन्होंने वो आपका टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद पता चल जाएगा कि आपको किस किस चीज़ से एलर्जी है। अच्छा, ज़्यादा टाइम नहीं है, एक ही दिन के अंदर सारा प्रोसेस हो जाना है। जैसे ही पता चला आपको एलर्जी कितने की है, यहाँ पर तो हज़ारों रुपए का टेस्ट है कराची के अंदर, आपको उसके बाद वो उसकी वैक्सीन दे देंगे। हाँ, ये भी ठीक है। वो वैक्सीन क्या होगा, एलर्जिन जिस वजह जो करवा रही है चीज़ें, उनका छोटा छोटा सा डोज होगा। वो मिनिमम से शुरू करेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता स्किन के नीचे लगता है, वीकली लगता रहेगा, बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता उसका आदी बनाया जाएगा। बॉडी। और आप यकीन कीजिए, ये इस प्रोसेस को कहते हैं हाइपो सेंसिटाइजेशन। हम दवाइयों की तरफ चले जाते हैं, हम दूसरी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, एक्यूट के अंदर ये सब कुछ करना है। लेकिन मैंने जिनको भी कराया ये वाला हाइपो सेंसिटाइजेशन, मैं यकीन से कहता हूँ कि वो 80-90% सब सही हो गए। अच्छा, मुझे बताइए कि राशिद साहब हमारे साथ मौजूद है, अस्थमा की बात हो रही है तो ज़रा क्विकली हमारे नाज़रीन को भी बता दीजिए कि किस तरीके से बचाव मुमकिन है, किस तरीके से आप बचाव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बचाव ये है कि आप जब, जिस तरह हम कहते हैं कि यह शादी दोनों पेरेंट्स को नहीं होनी चाहिए अस्थमा, तो डेफिनेटली आपके बच्चे, आप बच्चों के लिए इतना कुछ सोचते हैं, आप पूरी ज़िंदगी उसकी तबाह ना करें। तो मदर फादर को अगर अस्थमा है या कोई एलर्जिक इस तरह की कोई डिजीज़ हैं, तो वो हिस्ट्री से पता चल जाती हैं, तो आप उसको अवॉइड करें। दूसरा, आप बच्चों को बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा हाइजीनिक ना बना दें कि वो कुछ भी ना कर सकें। उसके बाद आ जाते हैं हम, हो गई है जिनको है उनके लिए मैंने पहले बता दिया हाइपोसेंसिटाइजेशन, कुछ मेडिसिन हैं।
अच्छा, इसी के साथ आपने बचना है, आपको पता चल जाता है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, किस चीज़ से छींकें आती हैं, वो मिट्टी है, धुआं है, वो वट एवर कुछ भी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो घरों के अंदर अस्थमा हो जाता है, उसे हम सेकंड हैंड यूज़ ऑफ स्मोक, सिगरेट स्मोकिंग जो करते हैं घर के अंदर होती है। हमारे कारपेट्स जो हैं, पैड्स जो हैं, ठीक है, पर्दों के ऊपर जो डस्ट होती है और कुछ खाने की चीज़ें भी होती हैं, वो खुद जिसको होता है उसको पता चल जाता है कि अच्छा, अक्सर राशिद साहब ये बात भी कही जाती है कि जैसे बिल्ली वगैरह या कोई पेट घर पे मौजूद हो, उनके, क्योंकि बिल्लियों के अक्सर बाल जो है वो गिरते ही रहते हैं, अक्सर नहीं 24 घंटे गिरते रहते हैं, तो लोग ये बात भी करते हैं कि इनसे भी जो है वो आपको एस्थमेटिक इश्यूज होते हैं, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, कभी आपके घर के अंदर एक सूरज की किरण आ रही हो ना, तो उसके अंदर देखिएगा, उसके अंदर पार्टिकल्स बहुत सारे नाशरे होते हैं, ऐसा ही है, ठीक है ना। तो आप वो जिस तरह वो पार्टिकल्स उसके अंदर हैं, जब बिल्ली कोई पैड्स या कोई भी होगा ना, उसके वो जो निकलती है वो उसके अंदर एयर में शामिल हो जाती है, और वो जब जाती है तो ये सब कुछ कर देती है। तो आपने एहतियात करना है। एहतियात करने के बाद राशिद साहब के सामने टूल्स पड़े हुए हैं, उन पर भी आते हैं। राशिद साहब, मुझे बताइएगा क्या है ये और किस किस तरीके से आप जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? जी देखिए, हमारी जो हमने जैसे पहले बात की कि सांस की नालियों का सिकुड़ावपन को अस्थमा कहते हैं। अब हमारे पास जो भी दवाइयाँ हैं वो ऐसी हैं कि हम उनको सांस के थ्रू भेजें और लंग्स के अंदर काम करें और बाहर निकल जाए, न कि उसको हम ओरली दें कि उसके बाद हम, फॉर एग्जांपल, हम एक मेडिसिन है हमारी, मैं उसका नाम इस वजह से नहीं लूँगा कि लोग उसको ऐसा ना हो कि उसका ट्रीटमेंट है उसको छोड़ दें, तो उसका एक छोटा सा साइड इफ़ेक्ट है कि ट्रेमर्स शुरू हो जाते हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन वो क्यों हो जाते हैं? वो दवाई हम खाते हैं मुंह से, वो खून में शामिल होती है, वहाँ काम करती है जहाँ पे काम करना है, यानी लंग्स में, और वहाँ पे भी काम करती है जहाँ काम नहीं करना उसने, क्योंकि उसकी आंखें तो नहीं ना। तो वो क्या करती है, फिर उससे ट्रेमर्स होते हैं या दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो आपको लगता है नहीं ये ट्रेमर्स और दिल की धड़कन बढ़ना नुकसानदेह नहीं है? जब जान जा रही होती है तो कोई मसला नहीं है। अब इसी तरह से यही दवाइयों का एक बेहतरीन इलाज ये आ गया कि आपने टारगेटेड जो टिश्यू है उसको आपने किया, उसी को किया। उसके अंदर क्या हुआ, आपके पास फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं, बहुत छोटा बच्चा है, उसके लिए आपने ये नेबुलाइज़र ले लिया। नेबुलाइज़र का ये, इसके अंदर आपने ये लगाया और इसमें दवाई डाली। नेबुलाइज़र ने एयर्स बनाए, फ्यूम्स और यहाँ से फ्यूम्स बनने के बाद वो लंग्स सांस के साथ अंदर गया, एक्ट किया, सांस की नालियों को खोला और बाहर आ गया। हम अब उसके ना ट्रेमर्स है ना उसको दिल की धड़कन की बढ़ जाने की कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद आ जाते हैं, थोड़ा सा और बड़ा बच्चा हो तो हमारे पास इनहेलर्स होते हैं। अच्छा, इनहेलर्स के लिए आज तक जो सबसे बड़ा इशू रहा है कि आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, इसका इनहेलर को जब हम यूज़ करते हैं, इसका प्रेशर जो जिससे निकलने का है वो इतना तेज़ है कि उसके साथ हम कभी भी मैच नहीं कर पाते हैं। ब्रीद करना सांस को, हाँ, मैच उसके साथ मैच नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है कि वो ज़ाया हो जाता है, या वो जाकर के आपके ओरल कैविटी के अंदर ही जाकर इसकी जो मेडिसिन है वो चिपक जाती है। तो इसका बेहतरीन हल निकाला गया, जो फैक्ट है बच्चा तो कर ही नहीं सकता ना, हाँ, नहीं कर सकता। तो इसके लिए ये स्पेसर कहलाता है। ये एक डिवाइस है, इसके अंदर इसको लगाया जाता है। लगाने के बाद मैं इसका दिखाऊं आपको, प्रेशर ये निकलता है, लेकिन इससे हम नहीं मैच कर पाते हैं। हाँ, तो अब क्या करते हैं कि इसको लगा देते हैं हम इसके अंदर लगाने के बाद ये मास्क के इसको मुंह पे लगा दिया जाता है। यहाँ से इसको पुश करते हैं, दवाई इस चैम्बर में आ जाती है, और ये इस तरह के है कि इसके अंदर, इस चैम्बर के अंदर दवाई एडहेयर नहीं होती, चिपकती नहीं है, और बच्चा ब्रीथ कर लेता है। दवाई भी पूरी चली जाती है और किसी किस्म की प्रॉब्लम ज़ाया भी नहीं होती। अच्छा, इनहेलर्स का जैसे आप बात कर रहे हैं, इनहेलर्स का बहुत बड़ा मसला ये भी होता है कि जैसे आजकल ज़रा केयरलेसनेस बहुत ज़्यादा है, इररिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि एक डिवाइस है ना आपके पास, तो आप कहीं रख के भूल गए और आपको इनहेलर की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि अब आप यूज़ टू हो गए इनहेलर के, तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव है जो आप थोड़ी देर के लिए आपको आराम मिल जाए अस्थमा से? देखें जी, ये उसकी जगह एक दूसरी चीज़ है। इसको ऐसे खोला जाता है और ये लोड हो जाती है। इसके अंदर डोज होते हैं 150 तक।
या 120 तक कुछ के अंदर। इसके अंदर ये माउथ पीस है, इसके अंदर इसको मुंह में लगाया जाता है और अंदर खींचा जाता है और इसमें से एक टिक की आवाज़ आती है। जो इसमें पाउडर जो लोड हुआ था उसको आप उसके साथ खींच लेते हैं, इस तरह करके ये टक की आवाज़ आती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, इसको जेब में रखा आपने और कहीं पे भी चले जाएं, इसकी डिवाइस की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको बच्चा छोटा नहीं खींच सकता। अच्छा, ये बड़ों के लिए ना, इतना छोटा बच्चा कि जिसको आप कर सकें वो नहीं कर सकता। हाँ, इसको आप लेकर घूम सकते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रिक है, लेकिन अब कुछ आ गए हैं कि वो आपको बगैर इलेक्ट्रिक के भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो न्यूबॉर्न्स के लिए आप नेबुलाइजर यूज़ करते हैं। उससे थोड़े से बड़े जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेसर के साथ इनहेलर यूज़ करते हैं, और जो बड़े हो जाते हैं फिर उसके साथ ये डिस्कस यूज़ कर लेते हैं। ये इसका क्या कहते हैं? इसके डिस्कस कहते हैं। डिस्कस, ठीक है। ये इसके अंदर माउथ पीस होता है, यहाँ पे लगाते हैं, मेडिसिन इसके अंदर आ जाती है और आप खींच लेते हैं और वो जाकर सांस की नालियों को खोल देती है। सांस की नालियों को जो है वो खोल देती है। डॉक्टर राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि सिंध गवर्नमेंट कतर हॉस्पिटल से KMS हैं। और उसके बाद जैसे हम अस्थमा के बारे में देख रहे थे कि जैसे डॉक्टर राशिद साहब ने बताया कि एयर क्वालिटी अगर अच्छी ना हो तो अस्थमा के पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अपने इर्द गिर्द ज़रा कोशिश करें कि आपको सिम्टम्स पता हो, और जैसे ही आपको सिम्टम्स पता चलें तो आपको जो है वो उनके हल की तरफ भी जाना है, ताकि जो है वो आप अपनी एक खुशगवार, एक सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। प्रोग्राम में मज़ीद आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राशिद साहब आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक जी। हम लोग जो है आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, बहुत सारी इश्यूज़ पर हमने बात की। आज अगर देखा जाए तो दुनिया भर में जो है वो अस्थमा डे भी मनाया जा रहा है, और उसके साथ साथ अब अगर प्रोग्राम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो हम देखें तो कराची में इस कदर गर्मी जो है वो पड़ रही है कि जो है वो लोग बहुत सारी परेशानियों का शिकार हैं। लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। लेकिन गर्मियां जब अपने साथ आती हैं तो एक अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको हर जगह पर जो है वो तरबूज ही तरबूज नज़र आ रहे होते हैं। और तरबूज एक ऐसा फल है जो कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा शख्स, बच्चा या बूढ़ा जवान है जिसको तरबूज पसंद ना हो। कहा जाता है तरबूज के बारे में कि तरबूज जो है उसमें 90% पानी होता है, जिसकी वजह से जो है वो डिहाइड्रेशन के मसाइल नहीं होते हैं। और इसके साथ साथ जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो यही कहा जाता है कि तरबूज खा लें ताकि जो है वो इशू ना हो। तरबूज खाने से आपकी जल्द भी बेहतर होती है, आंखों की सेहत भी बेहतर होती है। इसके साथ साथ जो है ये आपके जो मैदे के मसाइल हैं, मैदे की गर्मी है, उसको भी दूर करता है। इसके साथ साथ तरबूज के और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, और अगर फ़वाइद के साथ साथ तरबूज मीठा निकल आए तो वो कहते हैं कि भाई बहुत ही खुशकिस्मत हैं आप। तो तरबूज पर ही बात करेंगे, लेकिन तरबूज के और क्या क्या फ़वाइद हैं और किस किस तरीके से जो है हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ईसा, जो कि हर्बलिस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ईसा आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं सना अजफर, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, डाइटिशियन भी हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी से। तो इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सना? मैं खैरियत से। मुझे बताइएगा, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, डाइटिशियन भी हैं, लोगों का बड़ा आजकल फोकस है डाइट पर कि हमने जो है ये चीज़ इस तरीके से लेनी है, और कहा यह जाता है कि फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। गर्मियों में ज़रा दिन भी लंबे हो जाते हैं, भूख भी ज़्यादा लगती है। तरबूज किस हद तक जो है वो हमें फ़ायदा देता है? ओके, सो देखिए, जैसे आपने कहा गर्मी बहुत है, बिल्कुल सही बात है। देयर इज़ अ रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन। पानी, पहले देखिए पानी का कोई नेवल बदल नहीं है, तो पानी तो पिए ही पिए। लेकिन जैसे अब कुछ लोग सादा पानी नहीं पीना पसंद करते या याद नहीं रहता, तो तरबूज अगेन इट्स अ ग्रेट चॉइस। वाटरमेलन में जैसे आपने कहा 90% वाटर होता है। इसके अलावा डाइटरी फाइबर इसमें बहुत अच्छा होता है कि अगर आप इसको खा लेंगे तो आपके जो गट इश्यूज़ हैं, जो कॉन्स्टिपेशन लोगों को रहता है, वो नहीं होगा इंशाल्लाह उसमें। और ये यहाँ बताओ, तरबूज के जो अंदर उसका बीज होता है ना, उसको प्लीज़ मत फेंकें। हाँ, मतलब अक्सर लोग उसको नहीं खाते, उसको निकाल के मुंह से फेंक रहे होते हैं। जो चीज़ अल्लाह ताला ने उसके अंदर दी है, इसका मतलब है आपने उसको खाना है। और उसके अंदर उसके जो यानी तरबूज की जो ओवरऑल न्यूट्रिशन है ना, वो उसके छिलके में और बीज में। अगर आप नोटिस करें तो छिलके की भी लोग सब्ज़ी बना के खा रहे होते हैं। तरबूज के छिलके की बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। मगर अगर हम ओवरऑल एक तरबूज की बात करें, वाटरमेलन की, तो इसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसे लाइकोपीन कहते हैं। लाइकोपीन इज़ बेसिकली एंटी कैंसर। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे कोलोरेक्टल कैंसर, यानी कि जो आंतों के कैंसर्स होते हैं, और मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर्स, इसकी स्टडीज़ हैं।
कि इसको कवर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा पोटेशियम बहुत अच्छा होता है। अगर आपको खुदा ना करे हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों को हार्ट इश्यूज़ होते हैं तो उनको बहुत हद तक वो कोलेस्ट्रॉल भी कम करने में हेल्प करता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है, बिकॉज पोटेशियम बहुत सारा है। पोटेशियम बहुत ज़्यादा है जी। बात हम कह रहे हैं तरबूज के बारे से, डॉक्टर ईसा मुझे बताइएगा कि अगर हमने ये जानना हो कि ये तरबूज मीठा है और ये तरबूज जो है ये हमें लेना चाहिए और ये तरबूज हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि लोग इतने एक्सपर्ट हैं वो हाथ मार के चेक कर लेते हैं कि अच्छा इसके अंदर से ये वाली आवाज़ आ रही है तो ये अच्छा है, इसके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही तो ये सही नहीं है। तो मुझे बताएं तरबूज की पहचान क्या है? देखिए हमारे मुल्क में तो पहचान थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाती है, क्योंकि तरबूज के साथ और बाकी फ्रूट के साथ बहुत कुछ किया जाता है। वैसे दुनिया में सबसे जो मीठा तरबूज है वो यूएसए में पैदा होता है, यूएसए में और तरबूज। दुनिया में सबसे ज़्यादा तरबूज जो है वो 60% दुनिया का चाइना पैदा करता है। अच्छा। अब तो 1975 के बाद जापान ने वो चकोर तरबूज उगा दिए है। तक चकोर इसकी अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है, दुनिया में ये कहीं भी पैदा होता है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर इतनी चीज़ें भर दी हैं कि आप इसमें देखें विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ए, एमिनो एसिड, यानी कि इसका एक बाइट लेने का मकसद है कि आप दवाई ले रहे हो, जो आपकी जल्द के लिए बहुत अच्छी है, जो आपकी मेमोरी के लिए अच्छी है, जो ब्लड फ्लो के लिए बहुत अच्छा है। एज अ हर्बलिस्ट, एज अ डॉक्टर, मुझे इसके जो बेनिफिट्स हैं मैं इसको एज अ मेडिसिन कह सकता हूँ कि लोगों को खाएं। और जो वेट कॉन्शियस है, अगर वो आइसक्रीम खाता है, एक कप आइसक्रीम में 300 कैलोरीज होती हैं और वाटरमेलन एक कप में सिर्फ 46 होती हैं। आप सोचे 300, और फिर वो आर्टिफिशियल है, वो जो स्वीट उसमें जो भी चीज़ें इस्तेमाल, ये नेचर है। तो इसके एक तो फिज़िकल जो इंसानी सेहत के, अब गर्मियाँ हमारी बहुत सारी बच्चियाँ जॉब करती ऐसे है। हैं, बाहर निकलती हैं, सनब्लॉक लगाती हैं, उनको डर होता है कि पिगमेंटेशन नहीं हो। एक कप खाने वाले को पिगमेंटेशन नहीं हो सकती गर्मी की वजह से। तो ये दावा कर रहे हैं आप? 100% ये तो आपने जो है वो तमाम तर खवातीन के मसाइल, जी, दुखती जी। रग पर हाथ रखा है। आपने कोई पिगमेंटेशन का कोई भी मसला हो, हाँ, आई मीन तरबूज अगर से हल आपको हो नहीं सकता है और आप उससे बचना चाह रहे हो, जैसे हमारी बहन ने कहा, बाकी प्रोस्टेट कैंसर, और इसमें 100% मेडिसिन है ना। तो सिर्फ उसको आप मीठा समझ के ना खाएं, अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई आपके सेहत की एक बेहतरीन दवाई है जिसे खाना चाहिए, और इसको डेली इंटेक करना चाहिए। और दूसरा इसमें फाइबर है, तो कॉन्स्टिपेशन के मसाइल हैं, मैदे के मसाइल हैं। बस सिर्फ शुगर वालों को इसलिए एहतियात करना है क्योंकि इसमें जहाँ मिठास है बहुत ज़्यादा, और वो अगर कभी भी उसको इंटेक करेंगे तो उस मीठे के साथ उनको सिट्रस फल डालना पड़ेगा। अच्छा। यानी कि वो अकेला नहीं खा सकते। लाइक अगर आप एक मीठा उठा रहे हो तो फिर आपको उसके साथ खट्टा मिक्स करना। अच्छा, एक और मज़े की बात बता रहा हूँ कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी इसे खाते थे तो आप वाटरमेलन के साथ जो है ना खजूर इस्तेमाल करते थे। अच्छा। मगर आज की साइंस क्या बता रही है? आज की साइंस बता रही है कि अगर वाटरमेलन और खजूर खाएगा तो उसके लंग्स की ज़िंदगी बढ़ती है, वो कैंसर से बचता है। हमें 1400 साल पहले बताया जा रहा है, मगर साइंस आज बता रही है। यही बात अल्लाह ताला ने दोहराई है सही बुखारी की जिल्द नंबर 6 में, किताबुल मर्ज में, हदीस नंबर 5669 में, कि मैं नहीं उतारता ज़मीन पर उस बीमारी को जिसका इलाज मैं पहले न उतार पाऊँ। तो दूसरा आपने कहा कि जिसकी मीठे और उसकी पहचान क्या है। देखें, जब भी तरबूज आप उठाएं सबसे पहले तो कलर पे जाएं। बहुत ज़्यादा डार्क होगा तो ये जो है मीठा नहीं होगा, और कलर भी उसका रेड नहीं होगा ज़्यादा। अच्छा। यानी कि जितना लाइट है, और प्लस ये ज़रूर, अगर बज रहा है तो ये पक चुका है। अच्छा। यानी कि अगर बज नहीं रहा है तो इसका मतलब ये अभी भी कच्चा है थोड़ा सा, और मीठा नहीं है। तो कभी भी इसको, ये देखिए बड़े बुजुर्ग भी हमारे करते थे ना। हाँ, हम अक्सर देखते हैं कि जाए ना बड़े भी घर वाले तो वो जाके यही करते हैं। हाँ। तो मुझे बताएं इससे क्या समझ में आता है कि अगर बच रहा है तो ये पक्का है? दूसरा सोरी से हमारे नहीं बजने वाले भी मीठे निकलते क्योंकि भाई साहब इंजेक्शन लगा देते हैं। तो हाँ, वो इंजेक्शंस की भी बात हमने करनी है कि इनको जो इंजेक्शन लगाया जाता है ईसा साहब, वो सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि ये मीठे हो जाएं या पक जल्दी जाएं? व्हाट्स द साइंस? बस इसको मिठास पैदा करने के लिए थोड़ा सा डाला जाता है। आई मीन एक दो बंदे हो सकते हैं, सब ऐसा नहीं करते, लेकिन है बस आपका मुल्क है, आपका मुल्क और है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। तो बस इसकी पहचान ये है ज़्यादातर। और जैसे ये आपके बराबर में पड़ा हुआ है, इसका देखें कलर वाइट
थोड़ा धब्बा नजर आ रहा है? ये जो मेरे आपके बिल्कुल करीब साइड जो पर है। पड़ा हुआ है, हाँ, हाँ, ये जो है ये लाइट ग्रीन है, तो आपके मुताबिक जो लाइट ग्रीन है ये इसका ज्यादा मीठा होगा। अच्छा, ये वाला ज़्यादा मीठा होगा जो मेरे पास पड़ा हुआ है। चेक कर लें ज़रा जी फिर। बिल्कुल करें। हम डॉक्टर ईसा की इंटेलिजेंस को भी टेस्ट करेंगे आज, तो हम इन्हीं को देंगे कि यही काटें, बिकॉज आई एम वेरी बैड विद कटिंग। तो आप डॉक्टर ईसा काट लेंगे या ब्रेक में कटवाएं फिर आपसे? हम नहीं, ब्रेक में जैसे टेस्ट करा लें? हाँ इट्स ओके। अभी करा लेते हैं जी। अच्छा, जब तक डॉक्टर ईसा साहब काट रहे हैं, मुझे बताइएगा सना, हम ये भी देखते हैं कि जैसे हम डाइट की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर जैसे रात को आपने 7-8 बजे के बाद आप कुछ भी नहीं खाओ, अगर फ्रूट भी है तो भी आप नहीं खाओ ताकि जो है वो डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मुझे बताएं कि तरबूज अगर आपने खाना है और आप चाहते हैं कि आप गर्मी से बचें, तो अब ये मैं बात के बीच में बिल्कुल हम तरबूज पर चलेंगे, क्योंकि मैंने कहा मीठा और कलर देखेंगे तो मैं जरा खा के भी बताऊं कितना मीठा है। ये तो अब बात के बीच में जब आप तरबूज का लाल सुर्ख रंग देखते हैं ना, आपको बड़ा कमाल है। अट्रैक्ट कर रहा होता है। इसकी खुशबू बता रही है। प्रोग्राम के बाद आप लोग भी खा लीजिएगा। हम ये जो बाकी है हम इसको टेस्ट करेंगे कि कैसा है। तो मतलब पहचान ये है कि अगर थोड़ा लाइट ग्रीन उसका अपर साइड है, तो इसका Upper मतलब side ये है। है कि आपका तरबूज जो मैंने है वो इसको लाल भी focus होगा किया और था, ये आपका तरबूज जो है वो मीठा भी होगा। ये मैंने फोकस किया था। अच्छा, ये अगर कलर इसका थोड़ा डार्क हो चुका है तो ये ज्यादा पका हुआ होगा। ज़्यादा पका हुआ होगा, ठीक है जी। बड़ा आसान। अच्छा सना, मैं आपसे ये बात कर रही थी कि अगर हम इसको अपनी डाइट में शामिल करते हैं और हम चाहते हैं कि हम धूप और गर्मी से जो है वो बचें, क्योंकि कहा जाता है कि बेहतरीन चीज़ है तरबूज धूप और गर्मी से बचने के लिए, किस टाइम पर यूज़ करना ज़रूरी है? आइडियली फ्रूट्स का इंटेक ब्रेकफास्ट टाइम में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, breakfast। आपकी बॉडी को जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की, दूध पीना है, मैं आपने इधर रख दूँ इसको। अंडे खाने हैं, आपने फ्रूट्स खाने हैं, आप ब्रेकफास्ट में अपने ऐड करें ये चीज़ें, क्योंकि आपने पूरा दिन काम करना है, आपने पूरा दिन मूव अराउंड करना है। आपकी बॉडी ज़्यादा बेहतर उस फ्रूट की शुगर को एब्जॉर्ब करती है, यूटिलाइज करती है, क्योंकि जब हम कोई भी फल खाते हैं तो उसके अंदर से ज़ाहिर है शुगर निकलती है, जिसे फ्रक्टोज बोलते हैं, और वो फिर आपके ब्लड में जाती है, शुगर रेस करती है, फिर इंसुलिन निकलती है, वो सारा पूरा एक प्रोसेस चल रहा होता है। ज़ाहिर जब आप फंक्शन कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, भाग दौड़ कर रहे होंगे, आपकी बॉडी ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको यूटिलाइज कर लेगी, ब्रेन यूज़ करेगा उस एनर्जी को। लेकिन अगर आप रात को एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं खाने की जगह फ्रूट्स खा के सो जाऊँ और फिर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मेरा वज़न भी कम हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपको एक ख़ास टाइम तक खाना खाना है। जैसे लेट से 8 बजे कट ऑफ टाइम रख लें अपना, एज सून एज पॉसिबल, यानी सोने से 3 घंटे पहले अपने, और जल्दी मतलब, और फिर आप अगले दिन 12 घंटे का एटलीस्ट वक्फा देके ब्रेकफास्ट स्टार्ट करें। ये मिनिमम टाइम है। कितने घंटे का? 12 घंटे, ये मिनिमम है। आप 14 घंटे भी कर लें, 16 आवर्स, विच इज़ अगेन एन इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इसके बेनिफिट्स हैं कि अगर आप रात को जल्दी खाना खाते हैं और एक डिफरेंस देकर अगले दिन ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा टेंडेंसी पैदा होती है फैट बर्न करने की। अच्छा सना, ये आप बात कर रही हैं, हमने पिछले दिनों देखा भी था कि पिछले दिनों तो नहीं, मेरे ख्याल से पिछले साल की शायद ये बात है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि हमने देखा बड़ा निदा यासिर साहिबा ने बताया भी था ये कि मैंने 3 दिन तक जो है वो सिर्फ तरबूज खाए, उनका मेरे ख्याल से 3 से 4 kg उन्होंने लूज़ किया था। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे। तरबूज पर बहुत सी बातें करने को, तो वो बातें भी करेंगे। वेलकम बैक जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर साइड। हम बात कर रहे हैं तरबूज के हवाले से, और तरबूज जो है वो गर्मियों का फल है। हम देखते हैं कि हर इंसान के घर में जो है वो तरबूज मौजूद होता है, और तरबूज के बारे में बहुत कुछ कहा भी जाता है कि बहुत सारे आपको फ़वाइद देता है। उन्हीं फ़वाइद पर हम लोग बात कर रहे हैं। सना से मैं बात भी कर रही थी। सना, मुझे बताएं, अगर आप डाइट पर हैं और आप सुबह, दोपहर और शाम सिर्फ तरबूज खाते हैं 3 दिन तक, तो इज़ इट गुड फॉर योर हेल्थ? बेहतर है, नहीं बेहतर? देखिए, एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, कोई भी आपको एक्सपर्ट जो होगा ना, वो कभी रिकमेंड नहीं करेगा इस तरह की कोई तजुर्बा करें अपने साथ। बिकॉज अगर आप किसी किस्म की कोई डाइट एक्स्ट्रॉर्डनरी करते हैं, क्योंकि आप अगर सिर्फ तरबूज खा रहे हैं, ऑटोमेटिकली वेट तो कम होगा, क्योंकि जाहिर है आपने इतना सब कुछ निकाल दिया डाइट से, सिर्फ आप तरबूज खा रहे हैं। बट इवेंचुअली जब आप छोड़ेंगे सब कुछ, आप नॉर्मल खुराक खाएंगे, यू विल गेन बैक। और आप वो जो गेन बैक कर रहे होते हैं, लेट्स से आपने 3 दिन में 4 किलो गिरा दिया, आप लिटरली ज़्यादा गेन बैक करेंगे, और आप ज़्यादा तेज़ी से गेन बैक करेंगे, और फिर उसको कम करना आपके लिए टफ हो जाता है। क्योंकि आप जब इस किस्म की डाइट्स कर रहे हैं, GM डाइट होती है, कैबेज सूप डाइट हो गई, हमें तो पता है, हमारे पास बहुत क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, और इतना कुछ आजकल तो YouTube भरा हुआ है कि ये कर लें, वो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है इन सब चीज़ों से, जो असल चीज़ है। और मेटाबॉलिज्म आपको डिस्टर्ब वंस हो गया, फिर उसको फिक्स करना बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है ये। अच्छा, हम लोग डॉक्टर ईसा साहब, हम अक्सर ये भी देखते हैं कि अगर
आपके पास तरबूज है और कुछ लोग तरबूज पर नमक डाल के भी खाते हैं, तो इज इट तरबूज- जस्ट फॉर द टेस्ट या इसके कुछ और? नहीं, इसके मैदे को बड़े बेनिफिट होते हैं। यानी कि अगर आप काला नमक डाल रहे हैं उसमें और हल्का सा ड्राई जिंजर भी डाल दें, फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है, आपका मैदा भी अच्छा हो जाता है। दूसरी जो बात हो रही थी कि लोग जी सुबह दोपहर रात खाते हैं, तो ये जहन में रखिए कि हमारी जिस्म जो है उसकी कनेक्शन अल्लाह ताला ने सोलर से जोड़ा हुआ है। आप ये मत समझिएगा ये सूरज और चांद बगैर वजह बने हुए हैं, इसका हमारे से बड़ा ताल्लुक है। ऐसा ही है तो बिल्कुल। इसलिए कभी भी विटामिन कोई भी ऐसी फ्रूट जो रात में खाया जाएगा वो उसको मरीज बना देगा, वो शिफा नहीं दे सकता। क्योंकि आपको रात को जो आपका लिवर है वो उस तरह काम नहीं करता जिस तरह डे में करता है। और यही वजह है जिसमें हमारे बुजुर्ग कहते थे कि सुबह खाओ बादशाहों की तरह, रात खाओ फकीरों की तरह। इसके पीछे एक बड़ी साइंस है। तो फल सुबह में खाया जा सकता है, दोपहर तक खाया जा सकता है, सूरज डूबने के बाद ड्राई फ्रूट खाएं, फ्रेश फल नहीं खाएं। अच्छा, हाँ, ये बड़ा कॉमन मसला है हमारे यहाँ कि आपके पास तो बहुत सारे लोग आते भी होंगे, मेरे इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं कि उनको ये होता है कि चूँकि फ्रूट हमें उस तरीके से नुकसान दे और उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं है, ना कैलोरीज ज़्यादा है, ना शुगर लेवल उस तरीके से बढ़ता है, तो अच्छा ये है कि आपको जब फ्रूट मिले आपने खाया और उसके बाद आप ये अज्यूम कर लेते हो कि अब जो है वो मैंने हेल्दी खा लिया है। बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनका HbA1c जो एक मार्कर है डायबिटीज़ आता है, पेशेंट डायबिटिक हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ हाई इनटेक ऑफ फ्रूट्स। यानी अगर वो कीनू खा रहे हैं तो वो एक नहीं 6 कीनू एक साथ खा रहे हैं, खजूरें हैं तो वो खजूरें खाए चले जा रहे हैं, हनी है तो हनी घोल घोल के पिए चले जा रहे हैं। वो ये समझते हैं कि ये सब नेचुरल सोर्सेज हैं, लेकिन इनके अंदर भी अल्लाह ताला ने शुगर दी है और आपकी बॉडी को ये नहीं समझ में आता कि वो वाइट शुगर है कि ब्राउन शुगर है कि कौन सी शुगर। आपकी बॉडी को ये पता है कि भाई ये शुगर जा रही है अंदर, तो जाहिर है लिवर एक्सेस शुगर को प्रोसेस नहीं कर पाता, वो फैट में कन्वर्ट करता है, ऐसा ही है तो बिल्कुल। इवेंचुअली यू गेन। थोड़ी सी लेक ऑफ नॉलेज भी ये है, सच्ची बात ये है, डॉक्टर साहब अभी जानती होंगी कि हम लोगों ने शुगर को फोर्स किया हुआ है। भाई मैं चीनी ले लेता, वो भाई तू सफ़ेद रोटी खाकर भी चीनी खा रहा है। क्योंकि जो ब्रेड में सफ़ेद आटे से बनी हुई चीज़ों में जो बॉडी में जाकर कन्वर्ट होकर ग्लूकोज बनाएगा, तो वो भी है, वो सिर्फ चाय वाली चीनी नहीं है। हाँ, हमारे दिमागों तो में इस तरह फलों की भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। मैं एज ए डॉक्टर अपने पेशेंट को, शुगर वालों को भी फल खिलाता हूँ। ना मैं उनको अलाउ करता हूँ कि वो जूस पिए, ना मैं कहता हूँ अगर ब्रेकफास्ट करना है तो 2 आप स्वीट और 2 खट्टे, दोनों को मिक्स करें। वो एक लिमिट होती है वेट के लिहाज से। अगर आप 70 kg हैं तो 700 फ्रूट आपका बनता है, मगर फिर आप नाश्ता नहीं कर सकते। तो मतलब ये थोड़ी सी तरतीब जो है अपने लिए किसी न किसी डॉक्टर से जिसके साथ भी आप रिलेट करते हैं, तो आप खाने पीने के ऊपर ज़्यादा मालूमात लें बनिस्बत आप दवाइयों की मालूमात लेते फिरें। हमें डॉक्टर साहब ये भी तो है ना कि हमने खुद हमारे पास चूँकि आजकल डिजिटलाइजेशन का दौर है, हम लोग हर चीज़ हमें अवेलेबल है, तो हम समझते हैं कि अगर हमने किसी को सुन लिया है, 2-3 बड़े लोगों को सुन लिया है जिनका हमें ये नहीं पता कि इनकी क्रेडिबिलिटी है या नहीं, तो हम उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सबसे बड़ी वबा जो फैल रही है ना, वो अब मैं देख रहा हूँ ट्विटर उस पर, टिकटॉक पे। यानी कि आपको बेनाम हकीम, बेनाम डॉक्टर मिलेंगे, ऐसी मैं तो क्लिनिक में इतने सारे पेशेंट रोज देख रहा हूँ, यकीन करें वो रेमेडी खाकर बीमार होके आते हैं। तो मैं उनसे पूछो तो सही भाई, बंदे ने कहाँ सर्टिफाइड है? तो वो नीम हकीम खतरा है जान वाली बात हो गई। तो इसलिए हमारी सेहत बड़ी अहम है। सबसे पहले कोई चीज करें तो किसी प्रोफेशनल से वेरीफाई तो करें, इतना तो कर ही सकते हैं ना। और खाने वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, वही बात ऐसा ही है। और अक्सर बहुत सारी चीज़ें फ्रूट से रिलेटेड कनेक्टेड भी होती हैं कि क्योंकि फ्रूट एक हेल्दी चीज़ है तो लोग कहते हैं कि इसको खाया जा सकता है। बहुत सारी और भी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं तरबूज को लेकर। तो तरबूज के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसको जैसे आप खाते हैं, और बहुत अच्छी बात की कि आपको फ्रूट्स जो हैं वो अक्सर कहा यही जाता है कि आपको जो है वो रात में नहीं खाना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारे जहन इस तरीके से बने हुए हैं कि फ्रूट हम जब भी खा लेंगे हमें फ़ायदा ही देगा। वैसे एक और बात भी होती है डॉक्टर ईसा कि कहा यह जाता है कि अगर आप एक फ्रूट है उसको मैं काट कर खा रही हूँ और उसी फ्रूट का अगर मैं जूस बना के पी रही हूँ, तो एज़ कम्पेयर टू जूस मुझे वो फ्रूट जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मुझे ये वाला डिफरेंस भी ज़रा समझाइए। देखें, जो फ्रूट आप खा रहे होते हैं काट कर, उसमें एक तो फाइबर की जो क्वांटिटी होती है वो जब आपकी बॉडी में कन्वर्ट होती है तो वो स्लो होती है, तो आपकी वो छोटी आंत से गुजर कर फिर इसने बड़ी आंत में ट्रांसफ़र होना होता है, तो साथ में क्लीनिंग हो रही होती है। जूस में क्योंकि बेनिफिट तो वो मिलेंगे, लेकिन वो इमीडिएटली लिवर के पास चला जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है
तो उस तरह का फाइबर जो होना चाहिए वो नहीं मिलता। दोनों सूरतों में फ़ायदा है, लेकिन अगर आप काट कर आप खा रहे हैं तो इसको आप ज़्यादा बेनिफिट में ले सकते हैं। लेकिन जूसेस जो हमारे वो बहन भाई जो हमारी ऑडियंस देख रही है हमें, अगर वो बॉर्डर शुगर पे है या वो शुगर के पेशेंट है, वो इसको एहतियात करें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमारे पास भी आते हैं कि किसी भी वजह से उनका यूरिन फ्लो सही नहीं रहता, इधर मैन इधर फीमेल, तो इसमें अल्लाह ताला ने जो बीज रखा है, इस बीज को अगर आप पाउडर करके मिश्री के साथ 1 चमची सुबह शाम खाएं तो ये प्रॉब्लम आपकी एज अ रिलीफ भी हो जाती है और मेडिसिन भी बन जाती है। हाँ, वो जैसे डॉक्टर सना भी बात कर रही थी ना कि बीज हम निकाल के अक्सर फेंक देते हैं, तो उनको आपने क्या ड्राई करके पीस लेना है? हाँ, पीस लेना है, थोड़ा सा उसमें आप मिश्री का इस्तेमाल करें तो ये बहुत फ़ायदा करता है उसको। क्लीनर भी एक किस्म का आपकी किडनी को भी क्लीन करता है, लेकिन जो लोग डायलिसिस पे होते हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा जो जैसे हमारी डॉक्टर साहबा ने बताया HbA1c लेवल, अब तो अल्लाह माफ़ करे, मैं तो वैसे तो ये स्ट्रेस की बीमारी है, ये मीठे की तो है नहीं। हाँ। लेकिन वो हम मीठा बॉडी अब इतना बना रही होती है तो हम कहते हैं भाई बाहर से तो लाके मत दो। हाँ, ऐसे। तो बेसिकली ये है कि अब इतना ज़्यादा ये बढ़ रहा है, शायद हम पूरे दुनिया में तीसरे नंबर पे आ चुके हैं, तो हमें एहतियात करना चाहिए। लेकिन फलों का फ़ायदा है, मौसम के सब फलों का फ़ायदा हमें लेना चाहिए, इसके बेनिफिट हैं। और तरबूज कमाल चीज़ है, कमाल चीज़ मैं है। आपको बता रहा हूँ, ये आइज़ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि विटामिन इसमें ए है, ब्रेन के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें B6 है, अमीनो एसिड है, आपके ब्लड फ्लो को बेहतरीन रखता है, हार्ट वालों के लिए, ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी अच्छा है। यानी अच्छा, कि जी, मतलब आप ये देखें, जैसे आप बात करें ना डॉक्टर ईसा साहब, उसी को अगर कंटिन्यू किया जाए, जैसे हमने जब शुरू में ही बात कर रहे थे कि इतने सारे फ़वाइद हैं कि आपने बस एक तरबूज लाना है। और तरबूज आजकल मतलब वैसे नॉर्मली मार्केट में ज़रा बाकी की निस्बत देखा जाए तो प्राइस में भी थोड़ा सा कमी है। तो ना मुझे ये बताइएगा कि जो हमारी वो ख़वातीन हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, क्योंकि कहा जाता है 90% इसके अंदर पानी होता है और एक्सेसिव किसी भी चीज़ का इस्तेमाल हमेशा नुकसानदेह होता है, तो जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं वो भी इसको नॉर्मल यूज़ कर सकती हैं, जैसे खा सकती हैं, यूज़ कह रही हूँ, खा सकती हैं? बिल्कुल इस्तेमाल कर सकती हैं, मगर वही बात है कि एक्सेसिव इंटेक की तरफ मत जाए, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी में जूसेस मना कर देते हैं इसलिए क्योंकि गेस्टेशनल डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो क्योंकि इसके अंदर भी ज़्यादा शुगर तो होती ही है, तो आप मैक्सिमम 2 फाँकें पर डे ले लिया करें या 1 कप के हिसाब बना लें कि भाई इतना खाना है। और पपाया और पाइनएप्पल मना करते हैं फर्स्ट टर्म्स में प्रेगनेंसी के, अबॉर्शन वगैरह क्रिएट कर सकता है, लेकिन वाटरमेलन है ये बिल्कुल आपके लिए सेफ़ है इस्तेमाल करना। वाटरमेलन को आप कभी भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन हाँ, जो किडनी के पेशेंट्स हैं जिनको जैसे डॉक्टर साहब ने बताया डायलिसिस पे भी हैं या नहीं भी हैं, दोनों सूरतों में आपने इसका ख्याल करना है, एहतियात रखनी है। अगर डायलिसिस पे नहीं है तो खैर बिल्कुल ना खाएं क्योंकि पोटेशियम बहुत ज़्यादा है इसमें, और अगर आप डायलिसिस पे हैं तो अपने डॉक्टर से या डाइटिशियन से ले लें गाइडलाइन, एक दफ़ा जो है वो रुजू कर लें। जैसे डॉक्टर ईसा हमें बता रहे थे कि पिगमेंटेशन अगर नहीं है आपको तो जो है वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब अगर करते हैं तो आपको पिगमेंटेशन एटलीस्ट नहीं होगी ना। तो मुझे बताएं सना, ऐसा हो सकता है कि मतलब हो सकता है कि आप गर्मी इतनी ज़्यादा है, टैनिंग के बहुत सारे मसाइल होते हैं, या जैसे बात की विटामिन सी कहा यह जाता है कि बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को ब्राइटन अप भी करता है, आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तरबूज में भी विटामिन सी होता है, तो और क्या क्या स्किन बेनिफिट्स जो है वो हमें तरबूज से मिलते हैं? बिल्कुल, जैसे डॉक्टर ईसा ने भी कहा कि विटामिन ए इसमें बहुत अच्छा है, विटामिन सी की अच्छी मकदार मौजूद है, लाइकोपिन अगेन एक लाइकोपिन एक्चुअली खुद एक एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, सारी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल इंजरीज हो रही होती है, जो ख़राब काम हो रहा है उसको ठीक कर देते हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। तरबूज के वैसे भी जो है वो बहुत सारे फ़वाइद होते हैं जो हमें बताए जा रहे हैं। तरबूज के हवाले से ही बात हो रही है, हमारे साथ सना और डॉक्टर ईसा साहब फ्लोर पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास जो है वो तरबूज स्पेशल एक पैकेज भी मौजूद है, पैकेज की तरफ चलते हैं, पैकेज पर जाके जानते हैं कि किस तरीके से जो है वो तमाम दर चीज़ों को देखा जा सकता है। खैर, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे तरबूज के फ़वाइद के हवाले से, साथ ही साथ एस्थमा पेशेंट्स के हवाले से, और बहुत सारी स्टोरीज़ हम कवर करने की कोशिश कर रहे थे। आखिर में क्लोज़ करेंगे प्रोग्राम, और इस बात पर क्लोज़ करेंगे, इस नोट के साथ क्लोज़ करेंगे कि अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो इर्द गिर्द के लोग भी जो है उनको भी पॉजिटिव वाइब आएगी और वो भी जो है वो आपको फ़ायदा देंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।